मोटापा है क्या? ये एक बीमारी है, ये क्या चीज़ है? मोटापा कैसे आ जाता है? देखो, पहले मोटापे को कहते थे कि भाई ये तो तंदुरुस्त है, खाते पीते घर का है। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि आज की दुनिया का, अगर आप आधुनिक दुनिया का या मॉडर्न सोसाइटी का, ओबेसिटी जो है एक तरह का कैंसर है। बैलून थेरेपी के अलावा और क्या ऑप्शन है जो आजकल न्यू आजकल हो सकता है कि जैसे आपके व्यूअर्स हैं, उन्होंने सुना होगा कि जो ओबेसिटी के लिए ढूंढ रहे होते हैं कोई इंजेक्शंस। बैरेट्रिक सर्जरी बेसिकली आप करते क्या है? व्हाट वी डिड, क्या आपकी सर्जरी की थी हमने, कितना टाइम हो गया? 1.5 years. क्या किया था हमने? Bariatric sleeve surgery. ओके, सो दैट वाज डन इन अगस्त 2023। Yes. तो इन 1.5, तो उस टाइम पे आपका वेट क्या था जब हमने ऑपरेट किया था? 117. एंड व्हाट इज योर करंट वेट नाउ? 80. सो यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 37 kgs। Yes. कोई भी प्रोसीजर जो मोटापा कम करने के लिए है, सर्जरी का जिसका आपने विकल्प बताया, कितना लाइफ थ्रेटनिंग होता है? आपने कितना एक्सपीरियंस किया है कि जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट बढ़ गया तो उसमें वॉक करना, डाइट करना कितना जो है कारगर सिद्ध होता है? वो पाता है कभी? नहीं, वो अकेला नहीं कर पाता। ये सिर्फ जीवन शैली की वजह से ही होता है या जेनेटिक होता है? दोनों चीज़ें हैं। अगर आप कहोगे बेरियाट्रिक सर्जरी को 5 साल हो 10 साल हो, अगर आप अचंभित रह जाओगे या शॉक होगे कि जो फर्स्ट बेरियाट्रिक प्रोसीजर हुआ था वो 1965 में हुआ था। रोबोटिक सर्जरी क्या है? नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट स्वस्थ जीवन में। मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा सेंसिटिव विषय है जिसे पूरी दुनिया में ही नहीं, भारत में भी बहुत से लोग इसकी चपेट में हैं। और वो क्या है? मोटापा, ओबेसिटी। लोग इससे बहुत परेशान हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खान पान की आदतों की वजह से हर दूसरा व्यक्ति जो है मोटापे से ग्रस्त है। मोटापा क्या सिर्फ एक शारीरिक समस्या है या मानसिक बीमारी है? मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे शुगर, बीपी, हार्ट, जोड़ों का दर्द और इससे भी कई ज्यादा गंभीर बीमारियां। लेकिन क्या हो जब डाइट और योगा जैसे पारंपरिक तरीके भी मोटापा कम करने में कारगर साबित ना हो? क्या हो जब मोटापा जिंदगी पर भी भारी पड़ने लगे? आज हम इन्हीं सभी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और एक विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें सुनने में आती हैं कि मोटापा को कम करने के लिए बैरेट्रिक सर्जरी काफी ज्यादा कारगर है। क्या होती है बैरेट्रिक सर्जरी? क्या बैरेट्रिक सर्जरी एकमात्र विकल्प है मोटापा दूर करने के लिए? क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है? जीवन में जब एक मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति बैरेट्रिक सर्जरी कराता है और उसके जीवन पे उसके बाद क्या प्रभाव आते हैं, क्या उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो पाती है? तो आज हमारे इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर अरुण भारद्वाज, सीनियर कंसल्टेंट है आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में। हेलो सर। हेलो। थैंक यू सर, आप आज हमारे इस पॉडकास्ट में आए और लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल लोग, हजारों की तादाद में लोग आजकल मोटापा से परेशान हैं और उनके पास कहीं ना कहीं जो है अवेयरनेस कम है। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में हम जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयर करवा पाए कि मोटापा का सोल्यूशन मिल सकता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम बात करते हैं कि मोटापा है क्या? ये एक बीमारी है, ये क्या चीज है? मोटापा कैसे आ जाता है? देखो, पहले मोटापे को कहते थे कि भाई ये तो तंदुरुस्त है, खाते पीते घर का है। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि आज की दुनिया का, अगर आप आधुनिक दुनिया का या मॉडर्न सोसाइटी का, ओबेसिटी जो है एक तरह का कैंसर है। हम कैंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करता है। ये अपनी बीमारी के साथ साथ और 10-15 बीमारियां साथ में लेके आता है। तो ओबेसिटी यूजुअली एसोसिएटेड है बीपी की इशू से, डायबिटीज़ से, हार्ट डिजीज़ से, लिवर इश्यूज से, जैसे फैटी लिवर जो आप सुनते हो उससे, जॉइंट पेन्स, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया, लोगों को खर्राटे आते हैं, लोगों को रात को सोते सोते सांस नहीं आती है, उनके लिए वो सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है। या फिर बेसिकली इनफर्टिलिटी इशूज, स्पेसिफिकली फीमेल्स में और मेल्स में, के बच्चे नहीं हो पाना, प्रेग्नेंट नहीं हो पाना, बिकॉज मोटापे की वजह से बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जो कि अनचाहे होते हैं।
थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेशेंट को बैक एक होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं, बाद में आपको नी रिप्लेसमेंट सोचना पड़ता है। इसको मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैं अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ कि अगर आपका वज़न डबल है तो आप ये समझिए कि आपकी बॉडी को ऊपर वाले ने या भगवान ने जो बनाया था, जो आपको बॉडी मिली है, वो एक सेट वेट को मैनेज करने के लिए है। लेकिन अगर आपका वही वेट डबल हो जाता है तो आपको ये समझना पड़ेगा आपकी जॉइंट्स पे डबल वेट आ रहा है। ऐसे समझ लो कि एक इंसान के ऊपर आपने एक इंसान को बिठा दिया और उसी जॉइंट से वो उस वेट के साथ जी रहा है। तो वही जॉइंट जो अगर आज से 20 साल या 30 साल या 40 साल तक चलते, वही उसकी लाइफ ऑफ जॉइंट वही चीज़ आधी हो जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट ये सारे मेडिकल इश्यूज साथ में लेके आता है। तो मोटापा या ओबेसिटी जो है वो बेसिकली आज के नए आधुनिक ज़माने का जो है कैंसर माना जाता है, क्योंकि सारी बीमारियां साथ में लेके आता है और इसीलिए उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। जहाँ तक आप क्लिनिकल डेफिनेशन की बात करोगे कि मोटापा कहाँ पर आता है, ओबेसिटी हम कब कहते हैं, तो उसके क्राइटेरिया सेट बने हुए जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के बनाए हुए हैं एज पर BMI, जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जो कि वेट और हाइट इन मीटर स्क्वायर से कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मल BMI जो होता है वो 18.5 से लेके 25 के बीच में होता है। और जैसे आपने कहा कि BMI कैलकुलेट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है BMI कैलकुलेट करने का? सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इट इज वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर जैसे मैं हूं, अगर मेरा वजन है 80 kgs, तो मैं उस 80 को डिवाइड करूंगा मीटर स्क्वायर में मेरी हाइट, मतलब मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, तो 1.74 सेंटीमीटर्स, तो 1.74 मीटर्स, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला 80/1.74 मीटर स्क्वायर। तो वो मेरा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में एक सेट वैल्यू आएगी जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी मास इंडेक्स जब आपका 35 के ऊपर बिना बीमारियों के या 40 के ऊपर विद बीमारियों के साथ होता है, तो इसमें बेरियाट्रिक सर्जरी का डेफिनेट इंडिकेशन है, जो कि मेरा सेट किया हुआ नहीं है या किसी का रैंडम फिगर नहीं है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी रिसर्च करके, स्टडी करके फाइंड आउट किया कि इन पेशेंट्स में वेट लॉस करना अन्य तरीकों से और उस वेट लॉस को मेंटेन करना बहुत 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 मुश्किल होता है, और इनमें बेरियाट्रिक सर्जरी का डेफिनेट इंडिकेशन है। नॉर्मल BMI होता है 8.5 से 25, 18.5 से 25 के बीच में। फिर आता है 25 से 30 के बीच में ओवरवेट, फिर ओबेसिटी 1 क्लास 1, फिर क्लास 2 ओबेसिटी, फिर क्लास 3 जो कि मॉर्बिड या सीवियर ओबेसिटी कही जाती है। तो इन सीवियरली ओबीस पेशेंट जिनका BMI जैसे हम बताए 40 के ऊपर है या 35 के ऊपर और साथ में बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, BP की शिकायत है, थायराइड है, या PCOS पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, या लिवर डिसऑर्डर्स है, तो इतना जब BMI ज़्यादा होता है इनमें बेरियाट्रिक सर्जरी का इंडिकेशन होता है। इससे कम BMI में हम बेरियाट्रिक नहीं बोलते, हम सर्जिकल इंडिकेशन नहीं बोलते, हम और ऑप्शंस और उपाय विकल्प, जैसे आप कह रहे थे, और विकल्प देते हैं। तो जैसे आपने कहा कि और विकल्प बोलते हैं मोटापा को सोल्यूशन करने के लिए। अगर एक आइडियल BMI जब 40 अबव जाता है तो सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर BMI 40 के नीचे है तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, वो क्या अदर ऑप्शंस होते हैं? देखो, पहला ऑप्शंस तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो तो देखो सर्जरी करो आप या नहीं करो, स्टिल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका डाइट काउंसलिंग जो है वो, जो आपका पोर्शन साइज है वो देखना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं नॉर्मल समझाऊं तो बॉडी जो एक तराजू की तरह होता है, तो उसमें आप कितना कैलोरीज डाल रहे हो और कितने कैलोरीज उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो पहली चीज़ तो वही मैटर करेगी। तो आप एक अच्छी डाइट काउंसलिंग से, डाइट थेरेपिस्ट से मिलके आप बेसिकली अपनी कैलोरी इनटेक को मैनेज कर सकते हो, नेगेटिव कैलोरीज में रह सकते हो। तो आपके पास आजकल बड़ी अलग टाइप की डाइट्स भी रहती है, कभी कोई एटकिंस डाइट ले रहा है, कभी कोई कीटो डाइट ले रहा है, तो मोस्टली डाइट्स हेल्प करती है, लेकिन इट हैज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन, मतलब किसी के गाइडेंस में। खुद से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मैं सबको, ये पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि डॉक्टर गूगल से पूछ के खुद से मत कीजिए। प्रोफेशनल जो जिन्होंने सालों साल उसमें दिए हैं, उनको पता है उस डाइट का क्या बेनिफिट है, क्या वो आपके बॉडी टाइप को सूट करेगा, नहीं करेगा, कौन सी डाइट आपके बॉडी टाइप को सूट करेगी। तो पहला आ गया डाइट, सेकंड आ गया फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। सिंपल एग्जांपल, जैसे हमारे बुजुर्ग थे, आप कई लोगों को सुनोगे कि भाई वो कहते हैं कि हम तो कभी मोटापे से कभी कोई इशू हुआ नहीं हमें, और हमने तो अभी 70 साल की उम्र तक डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखी है। उसका क्यों रीज़न था? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल वैसे थी, फिजिकल एक्टिविटी खूब थी, खेतों में काम करना, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के जाना, साइकिलिंग करना। तो जो आज हम स्पेसिफिकली जिम में जाके करते हैं वो अपने दिनचर्या में कर रहे थे, वो नॉर्मल दिनचर्या में वही चीज़ करते थे जाके, तो उनको कभी वो दिक्कत आई नहीं। डाइट में कभी जंक फूड नहीं खाया, प्रिजर्व फूड नहीं खाया,
गांव में कभी पिज़्ज़ाज नहीं होते थे, अभी होने लगे वो दूसरी बात है, बट मैं बात कर रहा हूँ से 20-30 साल हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे पिताजी, हमारे फादर्स या दादा परदादा, भाई जंक फूड नहीं था, शुद्ध खाना था, मिलावट नहीं थी। तो डाइट एक हो गया, सेकंड एक्सरसाइज आपका हो गया, तो ये दो चीज़ें तो आपने कर ली। इसके बाद भी कई बार होता है कि डिस्पाइट करने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन जैसे रिसेंटली जो आए हुए हैं आपको जैसे मेरे कई पेशेंट्स ही मेरे से इंक्वायर करते हैं, जैसे एक होती है बलून थेरेपी, जिसके अंदर बलून थेरेपी उसमें ये होता है कि पहले एंडोस्कोपी के लिए बलून होता था कि हम एंडोस्कोपी द्वारा पेट में बलून डालते थे, वो आपके पेट की एक कैपेसिटी को छोटा कर देता है सो दैट आप कम खा पाते हो, और पोर्शन साइज कम होने की वजह से धीरे धीरे आपका वेट लॉस होता है। अब उसमें और आधुनिकता आई है कि जिसमें सोलोएबल बलून्स आ गए हैं, मतलब आप एक कैप्सूल के फॉर्म में उसको निगलते हो और वो अंदर जाके उसको फुलाया जाता है और फिर वो वही बलून बन जाता है, ठीक है। लेकिन इन बलून्स की सिर्फ इशू ये होती है कि ये टेम्पररी सोल्यूशन्स हैं, तो ये हम उनमें रिकमेंड करते हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा जिसका BMI कम है, 30-35 BMI है, जो बेरियाट्रिक के कैंडिडेट नहीं, जिनमें आपको चाहिए कि भाई 8-10% वेट लॉस हो, मतलब किसी का 100 किलो है, आप चाहते हो कि उसका 15-20 किलो कम हो जाए, ठीक है, तो उसमें आप ये ऑप्शन दे सकते हो। तो लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो आपने सोल्युबल बलून खाया है वो मोशन से पास हो जाएगा, पेट की कैपेसिटी दोबारा उधर आ जाएगी, आपके हार्मोनल मैकेनिज्म्स या मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, तो ये आपको एक टेम्पररी पुश देता है, उसके बाद आपको उसको स्ट्रांगली मेंटेन करना पड़ेगा। क्या कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं बलून थेरेपी? साइड इफेक्ट उसके ये होते हैं कि एक तो न्यूट्रिशनल, तो आपको उसको अंडर गाइडेंस करना ही करना है, दूसरा अगर लंबे टाइम तक रखे जाए, जैसे सोलोएबल तो अपने आप पास हो जाता है, लेकिन जो एंडोस्कोपिकली हम डालते हैं उसको एंडोस्कोपिकली निकलवाना भी पड़ता है। अगर आप लंबे टाइम तक रखो तो जो, क्योंकि पेट में जाके एक प्रेशर इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है, तो प्रेशर से कभी कभी पेट की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, तो उसमें अल्सर्स बनने की पॉसिबिलिटी और वो अल्सर्स का कभी परफोरेशन होने की छोटी पॉसिबिलिटी वो रहती है। इसीलिए इट हैज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन। आपको अपने क्लिनिशियन से, जिसने भी किया है, आपको उनसे कांस्टेंट टच में रहना है, और कोई भी अगर इश्यूज क्रिएट होते हैं तो आपको वो अलार्म रेज करना है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे, आपने जैसे हमने बात किया कि बैलून थेरेपी है, तो आपने कहा कि एंडोस्कोपी के थ्रू होता है या कैप्सूल होता है, तो दोनों में कंपैरिजन करें तो इजी, जिनको 10 से 15 किलो वेट रिड्यूस करना है तो वो कैप्सूल ज़्यादा इजी है अगर वो यूज कैप्सूल ज़्यादा इजी। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों का वेट लॉस इफेक्ट लगभग सिमिलर है, लेकिन जो एंडोस्कोपिक जो बलून होते हैं वो थोड़ा सा कॉस्ट वाइज कम पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इसका देखोगे जो सोल्युबल गैस्ट्रिक बलून है उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 2.5 to 3 लाख के आसपास आती है। और जो सोल्युबल होते हैं इनकी, जो एंडोस्कोपिक वाले होते हैं उनका कम होता है, इससे डेफिनेटली कम होता है, मे बी हाफ या 1/3 ऑफ द कॉस्ट, लेकिन भाई उसके अपने आपको एंडोस्कोपी से कराना पड़ेगा, आपको एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी, तो आपको वही देखना है। लिटिल सर्जरी, हाँ लिटिल सर्जरी, लेकिन सर्जरी भी नहीं, अब कोई कट नहीं है, लेकिन जैसे एंडोस्कोपी करते हैं हम कई बार कि भाई मुंह से दूरबीन द्वारा आप डालते हो उसको, तो उस तरीके से करना पड़ता है, तो एक प्रोसीजर आपको करवाना पड़ता है। तो कई बार पेशेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारे लिए मॉनिटरी कंसर्न नहीं है, हमारे लिए तो ये तरीका बेहतर है, तो फिर वो सोल्युबल गैस्ट्रिक बलून अगर वो लेना चाहते हैं तो फिर वो ले लेते हैं, हम पेशेंट्स को ऑप्शन भी देते हैं। लेकिन हाँ हम ये ज़रूर बताते हैं, एज अ बेरियाट्रिक सर्जन मैं उनको ये भी बताता हूँ कि 4-6 महीने बाद जब वो कैप्सूल पास हो जाएगा, आपको उस वेट को मेंटेन करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज जो कैप्सूल का जो मैकेनिज्म था, बलून का जो मैकेनिज्म था, वो मैकेनिज्म चला जाएगा बॉडी में से। तो इसमें ये होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं 2-3 महीने बाद, लेकिन एक टाइम के बाद जाके फिर उसको रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो कुछ पेशेंट मैंने बताया ना जो 30-32 BMI में है, जिनका जस्ट 15-20 किलो ही एक्सेस है, और उनको ये कि सर हमें एक पुश चाहिए कि हमारा वो 15-20 किलो कम हो जाए, फिर हम मेंटेन कर लेंगे, तो ये आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी थेरेपी है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? और ये और एक में भी है, जैसे कोई पेशेंट है जिसका BMI बहुत ही ज्यादा है, 60-65 BMI है, जो कि ऑलमोस्ट डबल द वेट, और आपको लगता है कि एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू या बेरियाट्रिक सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू इनका रिस्क भी ज्यादा है, तो उनमें भी आप बलून दे के पहले उनका 20-25 किलो वजन कम कर सकते हो, उनका रिस्क प्रोफाइल बेटर करके, देन यू कैन थिंक ऑफ अ बेरियाट्रिक सर्जरी। तो इसको एज अ स्टेज प्रोसीजर भी किया जा सकता है। ये बैलून थेरेपी के अलावा और क्या ऑप्शन है जो आजकल न्यू आजकल हो सकता है कि जैसे आपके व्यूअर्स हैं उन्होंने सुना होगा कि जो ओबेसिटी के लिए ढूंढ रहे होते हैं कोई इंजेक्शन से भी होता है रिड्यूस। हाँ इंजेक्शन से भी होता है। ये इंजेक्शन एक्चुअली जो बने हैं, मैं एक तो स्पेसिफिक नेम लूंगा, जैसे इंडिया में भी लॉन्च हुआ है मुंजारो, और बाहर जो है ओजेम्पिक करके इंजेक्शन था जो कि यूएस में अवेलेबल है, यूएस में है, यहाँ पे भी दूसरे नाम से आएगा पर अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली उन हॉर्मोन्स पे ऐड करते हैं जो आपकी सटाइटी, मतलब आपकी भूख जल्दी करवा देते हैं कि आपने कुछ खाया तो जल्दी आपकी भूख वो हो जाएगी, और दूसरा आपके पैंक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज करने के लिए।
तो वैसे इन इंजेक्शंस का ज़्यादा असर डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए भी माना जाता है। तो 2 पेशेंट्स जो डायबिटिक्स भी हैं और जो वेट लॉस के लिए अचीव करना चाहते हैं, उनमें इट बिकम्स अ गुड सोल्यूशन। लेकिन आपको ये इंजेक्शन, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लेना पड़ता है, तो इंजेक्शन आपको ये ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे लंबे टाइम तक लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वेट रिबाउंड कर सकता है। तो इन इंजेक्शंस का, जैसे मैंने कहा कि भाई 45-50 या 55-60 BMI है, जिनका वेट ऑलमोस्ट डबल है या ऑलमोस्ट 60-70-80 किलो एक्सेस है, उनमें इनका बहुत ज़्यादा शायद रोल ना हो। लेकिन येस, जो पेशेंट्स का 30-40 एक्स्ट्रा है, जो बेसिकली भी सर्जिकल नहीं चाहते या जो डायबिटिक्स हैं, उनमें इनका अभी शॉर्ट टर्म स्टडीज़ है। इन इंजेक्शंस की भी अभी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं आई है कि जो कंपनी की भी जिन्होंने बनाई है, जो स्टडीज़ बनाई गई हैं, उनमें भी उनके पास जो डेटा है वो 6 महीने का, साल भर का डेटा है कि इतना वेट लॉस हो जाता है। तो अराउंड 15-20% का एक्सेस वेट, जो आपका टोटल वेट है, अगर आपका 100 किलो है तो उससे आपको 20 किलो, 15 से 20 किलो का आपको वेट लॉस आप अचीव कर पाओगे इंजेक्शन द्वारा। और ये इंजेक्शन नॉर्मली हफ्ते में 1 बार लगाए जाते हैं। इनका ऑब्वियसली अपना एडेड कॉस्ट होता है, लेकिन साथ में ये आपकी डायबिटीज़ को भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो एज अ बेरियाट्रिक कंसल्टेंट, ठीक है, मैं अपने आप को एज अ बेरियाट्रिक सर्जन इसलिए नहीं कहता हूँ बिकॉज हमारे पास बहुत सारे विकल्प है। तो मुझे अपने पेशेंट्स को वो सारे विकल्प बताने हैं। बिल्कुल। तो उसमें इंजेक्शन भी आ गया, उसमें बलून भी आ गया। तो एज अ बेरियाट्रिक कंसल्टेंट मैं उनको यही बोलता हूँ कि बेसिकली ये आपको अंडर सुपरविजन करना है। आपको कई बार ये इंजेक्शन कहीं से मिल जाते हैं, किसी ने लिख के दे दिया, इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। वो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, उस साइड इफेक्ट को पिक कौन करेगा? वो पिक तो आप थोड़ा सा पिक करके जब अलार्म रेज करोगे तो आपको डॉक्टर ही बताएगा ना कि इससे रिलेटेड है। तो इट हैज टू बी डन अंडर सुपरविजन। तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? जैसे कुछ पेशेंट्स में नोजिया की इशू होती है, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन भी होता है, कुछ में कभी कभार पेट में पेन होना। जिन पेशेंट्स को पैंक्रेटाइटिस का इशू है, उनमें इंजेक्शंस मना किए जाते हैं कि नहीं देने चाहिए। या फिर जिसमें किडनी इश्यूज बहुत ज़्यादा है उनमें, या फिर जिनको थायराइड का गांठ है या ज़्यादा, जिसमें कैंसर की संभावना है, तो उनमें इंजेक्शंस रिकमेंडेड नहीं है। और इसके अलावा ये हमने 2 ऑप्शंस की बात की वेट रिड्यूस के लिए, बलून, इंजेक्शंस, और अगली क्या है? अगली फिर मेजरली फिर बेरियाट्रिक सर्जरी ही आती है। अब बेरियाट्रिक सर्जरी में भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी। पहले तो यहाँ पे ये डिकोड कीजिए कि बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है, डिफाइन बैरियाट्रिक। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि बेरियाट्रिक सर्जरी के नॉर्मल जो मेरे पेशेंट्स का जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि सर अच्छा आप लाइपोसक्शन करेंगे। पहले आपको समझना पड़ेगा बेरियाट्रिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में आ जाता है लाइपोसक्शन, टमी टक, आर्म टक, जो बेसिकली आपकी बॉडी की कंटूरिंग को चेंज करता है, आपकी बॉडी के शेप को चेंज करने के लिए होता है। वो आपके अंदर के मेटाबॉलिज्म को नहीं चेंज करता। जब आप बेरियाट्रिक कहते हो तो बेरियाट्रिक सर्जरी का मतलब है वेट लॉस एंड मेटाबॉलिक प्रोसीजर। एक प्रोसीजर या एक सर्जरी जो आपका वजन भी कम करेगा और आपके बॉडी की बनावट को अंदर से उसके मेटाबॉलिज्म को चेंज करेगा। तो बेरियाट्रिक सर्जरी उस लेवल पे ऐड करता है। कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सटर्नल खूबसूरती या एक्सटर्नल सुंदरता पे ऐड करती है, जो साथ में आपको वेट लॉस देगी। तो कोई अगर 10-15 किलो एक्सेस है, उसमें आप फैट लॉस करके, लाइपोसक्शन करके या टमी टक करके उस तरीके से आप बॉडी को शेप दे सकते हो, आप एक्स्ट्रा 8-10 किलो कम कर सकते हो। लेकिन जिसका 40-50 किलो ज़्यादा है, जिसको साथ में डायबिटीज़ है, जिसको साथ में ब्रीदिंग डिसऑर्डर है या किडनी इश्यूज़ है, लिवर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, उन पेशेंट में कॉस्मेटिक प्रोसीजर कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी चीज़ की डिस्टिंक्शन समझते हुए सबसे पहले इनफैक्ट जो इंश्योरेंसेस थे उन्होंने तो कवर नहीं किया था, पहले CGHS ने और गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स ने कवर किया, बिकॉज उन्होंने यही चीज़ कही कि बेरियाट्रिक सर्जरी तो इंपॉर्टेंट है, कॉस्मेटिक पर्पस से नहीं कराई जा रही है। अच्छा, बैरियाट्रिक को कॉस्मेटिक सर्जरी से बाहर रखा गया है। तो कॉस्मेटिक आपकी कवर नहीं होती किसी भी इंश्योरेंस में, किसी भी हेल्थ स्कीम में, क्योंकि वो आप करा रहे हो अपनी एक्सटर्नल सुंदरता के लिए। हाँ जी। और बेरियाट्रिक सर्जरी कराई जा रही है बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, वेट लॉस के साथ में आपकी मेडिकल बीमारियों को एड्रेस करने के लिए। तो बेरियाट्रिक सर्जरी इन चीज़ों को एड्रेस करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बदलती है, आपके डायबिटीज़ को सुधारती है। कई बार अगर आपकी डायबिटीज़ थोड़ी है तो आपकी डायबिटीज़ को ख़त्म कर देती है, आपके हार्ट इश्यूज़ के चांसेस कम कर देती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है इन इश्यूज़ की तो वो इश्यूज़ आपके होते नहीं है या बहुत डिले जाके होते हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट में देख चुका हूँ जिनको PCOS होता है, जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो बाद में कंसीव करते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं आती। जैसे से वेट लॉस होता है, फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है कि आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी, कभी जैसे आपने या कभी किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया होगा तो उसके अंदर आता है भाई ग्रेड 2 फैटी लिवर है, ग्रेड 3 फैटी लिवर है। तो जब आपका वेट लॉस होता है तो वो सारे चेंजेस भी रिवर्स होते हैं। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी ये सारी चीज़ें करने में सक्षम है। बैरियाट्रिक सर्जरी में बेसिकली आप
करते क्या है? उसमें तरीका ये होता है कि हम बाहर से उसमें कुछ नहीं, जैसे पेशेंट बोलेगा सर आप फैट हटाए, तो वो उसमें नहीं है, वो कॉस्मेटिक में आ गया। बेरियाट्रिक में आप अंदर या तो खाने का पेट छोटा करते हो, जैसे आप स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हो, जिसमें आप खाने के पेट की कैपेसिटी कम कर देते हो, जिससे एक तो कैपेसिटी कम होगी तो पेशेंट कम ले पाता है। जो पार्ट हम निकालते हैं कई बार उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि भूख लग रही है, तो वो हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं। और क्योंकि फूड नीचे जल्दी जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से और हार्मोन्स इंसुलिन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, तो डायबिटीज़ बेहतर होती है। तो एक तो ये हो गया कि जिसमें आपने स्लीव किया, दूसरे में आप एक पाउच को छोटा करने के साथ साथ उसके अंदर आप इंटेस्टाइन को बाईपास करते हो, तो इसको हम गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं। तो गैस्ट्रिक बाईपास भी अलग अलग टाइप के होते हैं, रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास। आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली प्रिंसिपल ये होता है कि एक पेट की कैपेसिटी को छोटा करो खाने का, और दूसरा इंटेस्टाइन बाईपास करके आप जो न्यूट्रिशन उस बाईपास सेगमेंट में जा रहा था उसको आप हटा देते हो, सो दैट आपका न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। यानी कि बैरेट्रिक सर्जरी जिसको हम स्लीव सर्जरी का, इसमें हम अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो हम पेट को काट के उसका साइज छोटा कर देते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ क्रूडली एक ही प्रोसीजर हुआ, मैंने भी बताया ये स्लीव हुआ। और सेकंड में जो मैंने बताया कि पेट के साइज को काट के छोटा करना और साथ में इंटेस्टाइन को रीरूट करना। इंटेस्टाइन को रीरूट करना, जैसे अगर इंटेस्टाइन मेरी 4 मीटर की है, 5 मीटर की है, तो उसमें से 100, 125, 150 मीटर जो है हम इंटेस्टाइन को रीरूट कर देते हैं कि उस इंटेस्टाइन में आपका खाना नहीं जाएगा उस पार्ट में, और वो आपका खाना सीधा नीचे जाके एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। तो इस प्रोसीजर को क्या नाम दिया? इसको गैस्ट्रिक बाईपास कहा जाता है। गैस्ट्रिक बाईपास कहा जाता है। जब हमने स्लीव सर्जरी कराई, स्लीव बैरेट्रिक करवाई, तो उसमें और जब गैस वाले में गैस्ट्रिक बाईपास जो किया, उन दोनों पेशेंट में आप कैसे कैटेगराइज करते हैं कि किस पेशेंट को कैसे रिक्वायरमेंट? इसमें क्या होता है, जैसे वैसे तो ये साइंस समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें हमारे प्रिंसिपल्स कुछ मल्टीपल फैक्टर्स पे ऐड करते हैं। फर्स्ट, आप किस एज ग्रुप में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यंग एज है या ओल्ड एज है या हाई रिस्क पेशेंट है, तो उसमें आप शरीर के साथ कम छेड़छाड़ करेंगे, मतलब आप वो प्रोसीजर करेंगे जो सिंपल है, जो लेस कॉम्प्लिकेटेड है, लेस चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है, और पेशेंट्स को उससे दिक्कत ना आए। तो उसमें आप फिर स्लीव जैसा प्रोसीजर करते हैं जिसमें सिर्फ आपने छोटा किया स्टमक को, ठीक है। तो प्रोसीजर जल्दी भी हो जाता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो जैसे यंग पेशेंट हो गया या ओल्ड पेशेंट हो गए, हाई रिस्क पेशेंट जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनकी डायबिटीज़, उनका HbA1c एक क्राइटेरिया होता है, जो हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन देखते हो, HbA1c 10, 11, 12 पे रह रहा है। या जो पेशेंट इंसुलिन ले रहे होते हैं, 20, 40 यूनिट ऑफ इंसुलिन ले रहे होते हैं, जब इनमें आपको शुगर की कंट्रोल चाहिए अच्छी, या फिर पेशेंट होते हैं जिनको रिफ्लक्स का इशू होता है कि एसिड बैक होता है, तो इन पेशेंट्स में कई बार आप गैस्ट्रिक बाईपास एडवाइस करते हैं। दो आप गैस्ट्रिक बाईपास हर एक पेशेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको गैस्ट्रिक बाईपास जो बाईपास लेंथ है उसको आपको टाइट्रेट करना पड़ता है। टाइट्रेट मतलब जरूरी नहीं कि इतना ही मैं करूंगा, कि मैं 1 मीटर करूंगा, 1.5 मीटर करूंगा, वो आपको पेशेंट के वेट और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होता है। तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है डाइट। पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है वो थोड़ी सी प्रोटीन रिच होती है। तो कुछ पेशेंट्स में, जैसे जिसमें आप बाईपास कर रहे हो, प्रेफरेबली वेजिटेरियन में हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज वेजिटेरियन डाइट में बहुत अच्छे नहीं होते, और हमारे इंडियन पेशेंट्स फॉलोअप में भी बहुत अच्छे नहीं होते यूजुअली। तो आप उनको बोलोगे क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है, वो 3-6 महीने लेके बंद कर देंगे। तो जिन पेशेंट्स में बेसिकली नॉन वेज नहीं ले रहे हैं, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन डाइट है, इनमें फिर आप ऐसा प्रोसीजर करोगे जिसमें न्यूट्रिशनल इश्यूज आने के चांसेस कम है। तो पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि पहला आपका एज हो गया, एज फैक्टर आ गया। दूसरा वेट, आप किस वेट पे आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, कि कितना वो है। तीसरा मेडिकल इश्यूज क्या क्या हैं जो उससे एसोसिएटेड हैं, है ना। चौथा जो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली पेशेंट की प्रिडोमिनेटली डाइट क्या है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो इसलिए आपको मल्टीपल फैक्टर्स देख के आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा प्रोसीजर किसको सूट करेगा। सिंपल एग्जांपल, एक शर्ट हर इंसान को नहीं चल सकती, तो वन साइज डजंट फिट ऑल, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है। जैसे अब किसी भी पेशेंट ने सर्जरी करवाई, आपने बैलून का बताया, शॉर्ट टर्म है, इंजेक्शंस आपको ज्यादा देर टाइम तक लेने पड़ेंगे। अब बात है सर्जरी की। अब किसी ने स्लीव सर्जरी कराई, डॉक्टर ने रिकमेंड किया, तो उस बैरेट्रिक सर्जरी करवाने के बाद उसके क्या बेनिफिट्स आते हैं और क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं? तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी कोई जादुई उपाय नहीं है कि आप ऑपरेशन कराओगे और तुरंत आपका वेट कम हो जाएगा।
अच्छा। जो वेट लॉस होता है वो ग्रेजुअल वेट लॉस होता है और सस्टेन्ड वेट लॉस होता है, यानी कि धीरे धीरे होगा और लंबे समय तक टिकेगा। तो ग्रेजुअल वेट लॉस से मेरा मतलब है जो बेरियाट्रिक सर्जरी में जो वेट लॉस होता है वो 1 से 1.5 साल में होता है। नॉर्मली 1.5 साल में जाके आपका वेट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर वेट लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया कि ग्रेजुअल वेट लॉस, और दूसरा सस्टेन्ड। जब पेशेंट्स मेरे पास आते तो ये पूछते हैं कि सर दोबारा तो नहीं बढ़ेगा, तो मैं यही उनको हमेशा बताता हूँ कि बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई विकल्प है। तो आपको बाद में एक हेल्दी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, ठीक है। अपना कैलोरी इनटेक और डाइट को कंट्रोल में रखना है। मैंने ऐसे कितनी स्टडीज़ हैं और कितने पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने वेट लॉस को 10-10, 20-20, 25-25 साल भी मेंटेन किया है, ठीक है। और सर्जरी के बाद जब वेट लॉस होता है 1.5-2 साल तक आपकी भूख कम होती है, धीरे धीरे आपकी भूख थोड़ी सी खुलेगी। तो जब खुलेगी तो उसमें अगर आप कुछ खाने में बहुत लापरवाही बरत रहे हो, जैसे कि सिंपल एग्जांपल है कि भैया आप 3 रोटी खाते हो और अगर आप 3 रसगुल्ले खाते हो, 3 रसगुल्ले आपको 3 रोटी से कम पेट भरेगा आपका, लेकिन कैलोरीज आपको डबल दे देगा। तो अगर आप क्या खा रहे हो उसमें भी आपको स्मार्ट होना जरूरी है कि आपको ऐसी चीज खानी जो आपका पेट भरे लेकिन कैलोरी इनटेक उतना ना करे। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बाद में मेंटेन करनी है। तो ये आपको एक अच्छा पुश देता है कि ऑलमोस्ट जितनी स्टडीज कहती है वो ये कहती है कि अगर आपका एक्सेस वेट है, ये मान लो कि 100% मेरा एक्सेस वेट है, अगर मेरा आज 50 किलो होना चाहिए और 100 किलो है तो 50 किलो मेरा एक्सेस वेट है, तो जितनी स्टडीज है वो ये बताती है कि 60 से 80% आपका एक्सेस वेट लॉस होगा, यानी कि 50 में से 30 से 35 किलो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका वेट गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। उसमें लेकिन आपको एक अच्छा फॉलोअप रखना ज़रूरी है। डाइट वाला पार्ट को थोड़ा सा जो है उसको काउंसलिंग वो अच्छी चीज़ ज़रूरी होती है। आगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, फिजिकल एक्टिविटी रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी प्रोसीजर जो मोटापा कम करने के लिए सर्जरी का जिसका आपने विकल्प बताया, कितना लाइफ थ्रेटनिंग होता है? देखो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा ही है जैसे गॉलस्टोन्स या हर्निया हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स में हम कर रहे होते हैं वो हाई रिस्क प्रोफाइल होता है। जैसे कई पेशेंट्स जो मैं ऑपरेट करता हूँ वो 150 किलो के हैं, 200 किलो के हैं, 225 किलो के हैं, साथ में किसी को डायबिटीज़ इशू है, डायबिटीज़ की वजह से किडनी पर असर पड़ा हुआ है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, लिवर इशूज़ हैं, साथ में बीपी है, या इनमें कभी हार्ट का इशू हो रखा होता है, स्टेंट डला हुआ होता है, ब्लड थिनर्स पे चल रहे होते हैं, तो ये पेशेंट्स प्रोफाइल वाइज ही थोड़े से रिस्की होते हैं। और इसीलिए इन सर्जरीज को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि बड़े सेंटर्स में करवाएं। पहली चीज़ जहाँ पे वो इक्विप्ड हैं, हर चीज़ को इवैल्यूएट करके असेस करके बाद में अकॉर्डिंगली रिस्क असेसमेंट करके फिर सर्जरी करें कौन सी करनी है, और बाद में कोई इशू हो तो उसको मैनेज कर सके। तो आप जो एक अच्छी बेरियाट्रिक टीम होती है वो कंप्राइज करती है एक बेरियाट्रिक सर्जन के, साथ में एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के, उसके साथ में बेरियाट्रिक फिजिशियन जो बेसिकली उस साइंस को समझता है, एक अच्छी एनेस्थीसिया टीम क्योंकि ऑपरेशन एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है, एक आईसीयू केयर अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो आईसीयू केयर होनी चाहिए, और बाद में एक फॉलोअप टीम। तो अगर आपके पास ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है तो आप एक अच्छा सक्सेसफुल और सेफ रिजल्ट दे पाओगे। तो जैसे आपने कहा ना कि रिस्क कितना है, तो रिस्क बेसिकली इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि रिस्क आपको असेस करके आपको पेशेंट को समझाना भी है, और रिस्क तो हर एक चीज़ में आपको मिलेगा। रिस्क तो मैं आज अगर सड़क पे रोड क्रॉस करूंगा तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, पर अब वो कैसे नहीं होगा वो मेरे को देखना है कि मुझे रेड लाइट जब हो रखी है, गाड़ियां नहीं चल रही, तब मुझे क्रॉस करना है, जब मेरे लिए ग्रीन लाइट है तब मुझे क्रॉस करना है, नॉर्मल रोड चलते हुए मुझे फुटपाथ पे चलना है। अगर मैं सड़क के बीचों बीच साइड में चलूंगा तो कोई ना कोई तो टक्कर मारेगा। डेफिनेटली आ जाता है कि पेशेंट कितना ऑप्टिमिस्टिक है और कितनी चीजों को वो कहते हैं ना कि आपने एक गाइडलाइन दे दी, अब वो पेशेंट कितना गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, exactly. तो डिपेंड उसके ऊपर हो जाता है रिस्क कितना है। रिस्क हर चीज में है, रिस्क हर चीज में है, एंड क्योंकि पेशेंट्स का प्रोफाइल ऐसा है इसलिए यस डेफिनेटली थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन विद एक्सपीरियंस एंड विद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो है, जैसे स्टेपलर्स होते हैं, जो चीज़ें यूज़ होती हैं उस पेट को छोटा करने के लिए, उसमें इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि भी वो रिस्क फैक्टर को ऑलमोस्ट मिनिमम कर दिया गया है। तो नॉर्मली इश्यूज आते नहीं। अगर आप सर्जिकल प्रिंसिपल्स को स्टिक करते हैं, आप पेशेंट को प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं, सर्जिकल टाइम कम रखते हैं, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हैं, और साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेते हैं, तो मोस्टली रिस्क फैक्टर उतने हैं जितना कोई गॉलस्टोन की सर्जरी का या हर्निया की सर्जरी का। बैरिएट्रिक सर्जरी में कॉस्टिंग कितनी आती है? कॉस्टिंग वेरिएबल हो सकती है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, पैनल इंश्योरेंस में भी वेरी करती है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सबसे सराहनीय जो ये था, सराहनीय हम कहें कि सबसे सराहनीय जो इनिशिएटिव था वो गवर्नमेंट का रहा
कि पहले इंश्योरेंस कंपनी मानने को तैयार नहीं थे। इनफैक्ट CGHS, DGHS जो हेल्थ स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की, उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी को एक्सेप्ट किया कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है, लाइफ सेविंग या लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। तो उनके अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड, उधर से आपको एक बार परमिशन वो एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, लेकिन दे कवर इट। तो पहला तो ये आ जाता है। फिर आपकी इंश्योरेंसेज ने भी 2020 के बाद में कवर करना शुरू किया है। दो कभी कभार इंश्योरेंसेज थोड़ा सा कभी नहीं करती तो रीइंबर्स करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ देम इंश्योरेंसेज कवर करती है। तो उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ, ये चीज़ हम इंश्योरेंस में कवर करा सकते हैं। और जो खर्चा है, बेसिकली मैं कोई नंबर कोट नहीं करूँगा, बिकॉज खर्चा जो होता है वो कॉस्टिंग हर जगह पर डिफरेंट है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सिटी टू सिटी, हर जगह पर डिफरेंट है। लेकिन आप ये मान लो कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट मेरे पास आता है वो महीने के 15-15 हज़ार की दवाई ले रहा होता है, इंसुलिन ले रहा होता है, साल का उसका और कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार तो दवाई का खर्चा है। तो अगर कोई चीज़ आपकी मेडिकल बीमारियों को कंट्रोल करती है, आपको 10-12 साल तक उससे निजात देती है, तो वो आपको वो सारा बैलेंस आउट हो जाता है। फिर भी मिनिमम और मैक्सिमम अगेन बताना बड़ा मुश्किल है, बट मिनिमम यस, आप ये मान के चलिए कि लगभग 2.5-3 लाख के आसपास का खर्चा लगभग आता है। और मैक्सिमम की लिमिट नहीं? मैक्सिमम की लिमिट नहीं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, सामान क्या यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल के हिसाब से कहाँ पे क्या है। इसलिए मैंने कहा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए कोई नंबर कोट करना कि इतना होगा या ये है, लेकिन यस, ये खर्चा होता है। आप इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, जैसे भी आप जानना चाहें। और अच्छी बात ये, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ स्कीम्स में इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस में कवर्ड है। जैसे हमने बैरेट्री के बारे में आपने बात की कि मोटापा टाइप 1 टाइप 2 है, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लेवल पे चलेगी तो हम बैरेट्री करते हैं। आपने बताया कि डायबिटीज में भी काम आती है। अब मैंने कई बार सुना है कि डायबिटीज भी कई तरह के लेवल पे है, टाइप 1 एंड टाइप 2। पहले थोड़ा सा ये डिफाइन कर दीजिए कि टाइप 2 की डायबिटीज क्या है और टाइप। पहली बात आपको समझना पड़ेगा, ये लेवल नहीं होती, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज होती है। टाइप 1 जो होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जो कि यूजुअली यंग एज में देखी जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। टाइप 1 इज इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें बेसिकली बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इन पेशेंट्स को एक्स्ट्रा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। ये यूजुअली क्लासिकली यंग एज में शुरू होता है, जिसमें बेसिकली इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो रहा है पैंक्रियास के द्वारा, तो आपको इनको इंसुलिन में सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज में बेरियाट्रिक सर्जरी से उतना बेनिफिट आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। टाइप 2 का मतलब होता है जिसमें बेसिकली इंसुलिन बन रहा है, लेकिन इंसुलिन जिस और जहाँ पे एक्ट करना चाहिए एक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेस ओबेसिटी। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से जो रिसेप्टर्स इंसुलिन के जो हैं वो कम हो गए हैं या लेस सेंसिटिव हैं, तो इंसुलिन अपने जिन मैकेनिज्म्स को उनको एक्ट करना है वो एक्ट नहीं कर रहा है, तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ठीक है। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इसमें बेरियाट्रिक सर्जरी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, बिकॉज वो बॉडी से इंसुलिन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करवाता है, आपके फैट को कम करके रिसेप्टर्स को मोर सेंसिटिव बनाता है। तो जो इंसुलिन आपका बन रहा था, अभी वही इंसुलिन जो पहले शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो उसको बेहतर कंट्रोल कर पाएगा। ये टाइप 2 है, टाइप 2 में होता है। और टाइप 1 में? टाइप 1 में मैंने बताया कि उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, तो उसमें आपको इंसुलिन सप्लीमेंट करना पड़ता है, जो इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये उसमें बैरेट्री कारगर उसमें उतना, हाँ, उसमें इतना अच्छा रोल नहीं है, उसमें इतना अच्छा रोल नहीं है, उसमें आपको इंसुलिन मोस्टली देना ही पड़ेगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में डेफिनेटली बेरियाट्रिक का रोल है। आपने आज तक के अपने इतने एक्सपीरियंस में कितनी हाईएस्ट वेट तक का बैरेट्रिक हुआ है? मेरे एक्सपीरियंस में लगभग ये मान के चलिए अराउंड 240 किलो का। और उसके बाद वो कितने लेवल तक आए? वो पेशेंट जो थे वो 110 किलो पे 110 किलो पे उन्होंने सस्टेन कर लिया। हाँ, सस्टेन किया था। कितना टाइम हुआ होगा इस सर्जरी को? इसको मतलब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लगता है वेट लॉस होने में। इसको सर्जरी को भी किए ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुके हैं। तो वो बेसिकली आप अलग अलग वेट पे कर रहे हैं, आपको यही चीज़ देखनी है कि क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको बताया, ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क थे और इनके बड़े सारे इश्यूज भी थे, तो पहले आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। कई बार हमें ऐसे पेशेंट्स को इनको 2-3 दिन पहले एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो 3-4 दिन में हम इनको ऑप्टिमाइज करते हैं। कई बार इनको मेडिकल स्लीप एपनिया होता है, तो इनको बाईपैप लगाना पड़ता है। बाईपैप की मशीन होती है जो बेसिकली आपकी ब्रीदिंग को बेटर करती है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी रिटेन करता है उसको फ्लश आउट करती है। तो इनको पहले अब स्लीप एपनिया को थोड़ा सा डिकोड कीजिए, क्या चीज़? स्लीप एपनिया ये होता है कि आप ये समझो कि स्लीप एपनिया जब आप सो रहे हो तो उस टाइम पे आपकी टंग होती है, कई बार वो टंग फॉल हो जाती है, ठीक है। कई बार आपका जो है बेसिकली एयर हंगर बढ़ती है, आपकी हवा अंदर नहीं जाती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होना शुरू होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होती है तो आपको नींद का झपका आना,
कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होगी तो रात को आपकी स्लीप टूटना जल्दी जल्दी बीच बीच में, आपको सांस सा अटकना, तो इसको स्लीप एपनिया कहा जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप को कम करने के लिए आपको कई बार बाईपैप मशीन होती है, सीपैप मशीन होती है, जो बेसिकली आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम करती है। तो कुछ पेशेंट जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिनका BMI बहुत ज़्यादा होता है, उनको स्लीप एपनिया का इशू होता है। तो उस केस में आपको बेसिकली फिर बाईपैप देना, जैसे मैं आपको बताया कि इस पेशेंट में या जो बहुत ज़्यादा वजनदार पेशेंट होते हैं, आप उनको पहले एडमिट करके आपको बाईपैप भी देना पड़ता है, उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है एनेस्थीसिया के लिए, और तभी आप आगे सर्जरी के लिए ले सकते हो। जैसे मैंने कहीं सुना था कि बाईपैप या सीपैप मशीन क्या होती है कि एज ए एयर प्रेशर अंदर डालते हैं ताकि आपके लंग्स प्रॉपर खुल सके। एग्जैक्टली और क्योंकि ओबेसिटी की वजह से लंग प्रॉपर खुलते नहीं है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा जाता है, तो वो सीपैप या बाईपैप का मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, तो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ब्रीदिंग है। अच्छा, तो बाईपैप मतलब बाईफिजिक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ब्रीदिंग, एंड सीपैप मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ब्रीदिंग। तो उस दौरान जो है वो आपका लंग्स को फुलाएगा, आपका जो ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा उसको ज़्यादा जाने के लिए हेल्प करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगा। तो जो स्लीप एपनिया हमने ओबेसिटी का एक बीमारी पकड़ी कि इसके लिए स्लीप एपनिया ऐसे होता है, क्या सिर्फ मोटे व्यक्ति को ही होती है ये प्रॉब्लम? मोस्टली मोटे व्यक्ति में ही होती है। मतलब उनके और भी रीजंस होते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। लेकिन जो मोटे पेशेंट्स आपको मिलेंगे जिनका BMI ज़्यादा है 50, 55, 60, उनमें आपको इन्वेरिएबली स्लीप एपनिया मिलेगा। किस लेवल का है वो वेरी कर सकता है, किसी में थोड़ा होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में बाईपैप रिक्वायरमेंट होगी, किसी में नहीं होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स में होती है। और जैसे आपका वेट लॉस शुरू होता है तो सर्जरी के हफ्ते 10 दिन से ही स्लीप एपनिया इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो पेशेंट्स बाईपैप या सीपैप डिपेंडेंट होते हैं उनका 20-25 दिन में, महीने भर में उनका बाईपैप सीपैप हट जाता है। तो जैसे जैसे आपका वेट लॉस होगा, आपका नेक, इन पेशेंट में आप देखोगे नॉर्मली इनकी छोटी गर्दन होती है। तो छोटी गर्दन होने की वजह से इनका टंग फॉल होना, इनकी ब्रीदिंग इश्यूज होना, ये सारे होते हैं इन पेशेंट्स में इनका वेट ज़्यादा होता है। तो स्लीप एपनिया पेशेंट वाले उनकी नेक छोटी होगी, शॉर्ट नेक होगी उनकी। ठीक है। तो वो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। अब जैसे आपके पास जब भी कोई पेशेंट आया, वो इस स्लीप एपनिया, डायबिटीज, बीपी, कोई भी जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फर्स्ट टाइम आपके पास आया, सर्जरी के नाम से लोग डर जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग क्या है कि ना डॉक्टर का दिल बड़ा मजबूत होता है क्योंकि वो काट पीट कर लेते हैं, नॉर्मल्स का नहीं होता। जब वो आपके पास आते हैं और आप उनको सजेस्ट करते हैं कि अब आपकी बीमारी का सोल्यूशन ये है, बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं नहीं जी आप हमें दवाई दे दीजिए, कोई कहता है कि हम कैप्सूल नहीं खाएंगे, हम लिक्विड लेंगे, है ना। अब यहाँ पे अब ना आप कैप्सूल दे रहे हैं ना आप लिक्विड दे रहे हैं, आप सीधा कह रहे हैं हम तो काटेंगे, है ना। तो ऐसे पेशेंट आपके पास कितना उनके अंदर डर होता है, और उनको इस मतलब कि उनकी कितने टाइम तक आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है कि यह आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगी। ऐसे आते हैं क्योंकि रेडी नहीं होते लोग सर्जरी के लिए। नहीं भाई, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, पेशेंट्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एक पेशेंट है जो बेसिकली जस्ट घूमता फिरता है, उसको ये कि मेरा वजन कम करना है पर हो नहीं रहा है, मैंने बेरियाट्रिक के बारे में सुना है। वो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होके आया है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसके बेनिफिट्स और उसके नुकसान आपको उसके सामने अच्छे से रखने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे पेशेंट्स एज डॉक्टर्स, जो मुझे इतने सालों की प्रैक्टिस में समझ में आया, पेशेंट्स एक वो अश्योरिटी चाहते हैं कि आप कोई चीज़ है उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे, आप उसके एक्सपर्ट हैं और आपको पता है इसके इश्यूज भी अगर होते हैं तो कैसे मैनेज होते हैं। तो आपको उन पेशेंट्स में थोड़ा सा काउंसलिंग में और एफर्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो परेशान हो चुके होते हैं, जो ये होता है कि सर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट सेटल नहीं हो रहा है, और सर मेरे किसी जानकार ने कराया है। तो कई बार ये होता है कि आपके नियर बाय कोई रिलेटिव, कोई आसपास के रिश्तेदार या कोई यार दोस्त उसने करवाया होता है, दोस्तों ने, तो आप आते हो और आप काफ़ी हद तक मेंटली प्रिपेयर्ड हो। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी, जैसे मैंने बताया ना कि कई बार वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, सबसे अच्छी जो पब्लिसिटी होती है वर्ड ऑफ माउथ होती है। और मेरी भी प्रैक्टिस में और जितने भी बेरियाट्रिक सर्जन हैं उनकी प्रैक्टिस में जो उनकी मैक्सिमम सबसे अच्छे जो उनके पेशेंट्स ही होते हैं जो बेसिकली और पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई हमने ये करवाया है और आप करवा सकते हो। इसमें भी एक पॉइंट मैं कहूँगा कि इसमें एक सोशल टैबू है। सोशल टैबू ये कि लोग करवाते हैं पर बताते नहीं है, बिकॉज कई बार ये चीज़ जो है बहुत ऐसी नज़रों से देखा जाता है, सोसाइटी कहती है कि इसने तो वजन कम करने के लिए सर्जरी कराई है, जबकि आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे पेशेंट्स के साथ घृणा करने की बजाय आपको उनकी तरफ सहानुभूति देनी पड़ेगी। बिकॉज एक बात बताइए, अगर इस पेशेंट के पास कोई और विकल्प होता तो क्या वो सर्जरी करवाता? अगर एक नॉर्मल इंसान है, अगर आपके पास कोई विकल्प है, क्या आप सर्जरी कराओगे? अगर कोई इंसान इतना बड़ा स्टेप ले रहा है तो तभी ले रहा है जब उसके पास विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने तब करवाई है ना सर्जरी।
तो आप इसमें ऐसे में उसको ब्लेम करो कि नहीं भाई आप तो कोशिश तो हाँ। आपने की नहीं, मेहनत आपने की नहीं। क्योंकि कहीं भी चीज आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाएं, चाहे जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ओबेसिटी क्या है, हमारा आज का कैंसर है, ठीक है। जब कोई कैंसर पेशेंट भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, कीमोथेरेपीज ले रहा है, उसका ऑप्टिमिस्टिक होना, समाज का, उसके आसपास के लोगों का उसको सपोर्ट करना, ना कि उसको ये Exactly. कहना कि अरे ये तो कीमोथेरेपी ले रहा है। हाँ अब क्योंकि मोटापा भी कैंसर ही है और उसका हाँ। सोल्यूशन क्या है कि सर्जरी है। हाँ। तो यहाँ पे लोगों को ये करना चाहिए कि उसकी साइकोलॉजिकली जो उन पे अटैक्स आते हैं ना, जिस वजह से लोग बताना नहीं चाहते कि हमने सर्जरी कराई है, वो रीजन यही होता है क्योंकि कहते हैं कि अरे तुम नेचुरल करते तो हो जाता, वॉक करते। आपने कितना एक्सपीरियंस किया है कि जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट बढ़ गया तो उसमें वॉक करना, डाइट करना कितना जो है कारगर सिद्ध होता है? हो पाता है कभी? नहीं, वो अकेला नहीं कर पाता। अभी तो मैंने कहा ना, बीएमआई का जो क्राइटेरिया है ये इसलिए हमने नहीं बनाया, डब्ल्यूएचओ ने क्यों बनाया? उस बीएमआई के बियॉन्ड उस वेट को मेंटेन करना, वॉक करना। अब आप कहोगे कि आप रनिंग कर लो, ठीक है। एक पेशेंट जिसका वजन 60 किलो होना चाहिए, अगर उसका वजन 150 किलो है, वो कैसे भाग सकता है? राइट। उसके लिए भागना संभव ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए हार्डकोर जिमिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो डाइट कंट्रोल कर भी लेगा, कितनी कर लेगा? और वो बॉडी तो रिक्वायरमेंट मांगेगी ना। बिल्कुल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उन पेशेंट्स के पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। अब मैं अपने कैंसर का एग्जांपल दिया तो मैं वही एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह से यूज करता हूँ कि जब कोई प्री कैंसरस कंडीशन होती है उसके लिए तो हम सर्जरी नहीं कराते, हम उसके लिए विकल्प ढूंढ लेते हैं। मतलब चाहे उसके लिए एंडोस्कोपी किया जाए, कोई और छोटा प्रोसीजर करके उसको सेटल किया, लेकिन हम उसका इलाज जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको कैंसर बनने का वेट करते हैं। तो ये हो गया आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज ओबेसिटी में, जहाँ पे आपकी ओवरवेट है, ओबेसिटी क्लास 1 है, बीएमआई 30 के आसपास है, तो आप ये बाकी मेजर्स करते हो, जैसे कि इंजेक्शन हो गया या बेसिकली बलून हो गया जो 30-35 बीएमआई में है। तो ये हो गया आपका प्री कैंसर कंडीशन। अब आ जाता है कैंसर के कंडीशन के स्टेजेस जिसके बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई 40 किलो बीएमआई का है तो उसका कैंसर अर्ली स्टेज का मान लो, आगे का बढ़ता गया। तो जब आप एक कैंसरस पेशेंट को पूरी सहानुभूति से देखते हैं कि उसने सर्जरी कराई तो बहुत अच्छा किया, बिकॉज उसको करना जरूरी था। आपको समझना पड़ेगा ओबेसिटी भी वैसा ही है। कोई अगर इंसान सर्जरी का कदम उठा रहा है तो उसके पास वो लास्ट विकल्प बचा है तभी कर रहा है। मैंने अपने नोट्स में देखा है ऐसे में कि कोई मोटा व्यक्ति है, वो हर वक्त सो रहा है, तो उसको ये प्रेशराइज किया जा रहा है ये तो खाने का आलसी है, इसका काम है सिर्फ खाते रहो या सोते रहो, ठीक है। वो उसका लुक पॉइंट नहीं पकड़ पाते हैं कि उनकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। उसमें और एक चीज भी आती है, जैसे आपने स्लीप एपनिया की बात कही थी। कई पेशेंट्स को स्लीप एपनिया जो होता है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, उनको एक्सेसिव स्लीप का इशू होता है। वो चाहते नहीं है। मेरे कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर मैं बात कर रहा होता हूँ, कितना रूड लगता है कि मेरे को झपकी लग जाती है। सामने वाला बोलता है तो मेरी बात सुनते सुनते सो गया। और ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है, उसकी स्लीप एपनिया की वजह से उसकी शरीर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू बढ़ता है वो नशा ले आता है, और वो नशा आने की वजह से वो सोता है। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ तो आलसी होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि सारे के सारे बीमारी होते हैं, लेकिन कुछ आलसी भी होते हैं। उनको उनके लिए भी बेरियाट्रिक इशू है, बिकॉज वो क्या है ना, जो आलसी होते हैं वो बेसिकली बेरियाट्रिक का एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन सोचते हैं कि मैंने सर्जरी करा ली और अब तो मेरा वेट जो होना था ठीक है, कम हो गया, फिर बाद में अगर बढ़ा तो ये तो सर्जरी ने ठीक नहीं किया। आपने उसके लिए क्या किया? तो उस वेट लॉस को आपको मेंटेन करने के लिए मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आलस तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बात करें तो बैरिएट्रिक आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये आपकी जिंदगी को एक नए सिरे से जीने की शुरुआत है। और ये आपको उस शुरुआत के साथ में आपको फर्दर एक ऐसा पुश देता है जो आप लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। जैसे एक यहाँ पे हम केस स्टडी के ऊपर बात करते हैं। मैंने क्योंकि जिस टाइम मैंने आपसे हमारी बात हुई कि हम बैरिएट्रिक और मोटापे को पॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने कुछ चीजें गूगल पे रिसर्च की, पढ़ा। वहां पे मैंने कई जगह पे ऐसा भी देखा कि जहाँ पे बताया जाता है कि किसी चाइल्डहुड यानी कि किसी को 10-11 साल की उम्र से किसी को किडनी का प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से उसका बच्चे का 11 साल के बच्चे का BP शूट किया और कहते हैं कि किडनी का प्रॉब्लम रहा उसको, जिसके बाद उसका जो है 18-19 साल 5-6 साल उसने वैसी प्रॉब्लम को फेस किया। फिर उसके किडनी में कुछ मेडिकल लैंग्वेज में मैं नहीं जानती, वहां पे कुछ वर्ड लिखा हुआ था जिसमें सिंपल था कि किडनी में कुछ स्टंट से डले। लेकिन वो पर्सन भी जैसे कहते हैं कि उसके बाद उसका वेट, क्योंकि स्टेरॉइड्स जा रहे हैं बॉडी में, तो वेट कंटिन्यूसली पुट ऑन हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली 140 kg के आसपास, और एज 24-25। ये एक केस है।
ऐसे केसेस में बैरिएट्रिक कितनी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी? डेफिनेटली हेल्पफुल होती है। अगर मैंने वही बताया कि देखो एंड गोल तो हम एक वेट लॉस चाह ही रहे हैं, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन हम वो चीज़ पहले ही पता कर लेते हैं कि इसमें रिस्क कितना होने का चांस है। अगर आपकी रीनल स्टेंट डला हुआ है या हार्ट में स्टेंट डला हुआ है तो उस रिस्क को हम असेस करके उसके अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स और फिर हम सर्जरी करेंगे। तो आपका एंड रिजल्ट तो वही है कि आपको वेट लॉस करना है अच्छे से और आपको अपने बाकी पैरामीटर जिसकी वजह से वो स्टेंट हुआ, अब कोई हार्ट में स्टेंट क्यों डलता है? या तो पेशेंट बीपी का मरीज है, या पेशेंट डायबिटिक है, या पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो जो उसके तीनों कारण है, इसको जो मैं एक कारण बताना भूल गया था, कोलेस्ट्रॉल को भी इम्प्रूव करता है। मेरे कई पेशेंट ऐसे जिनका ट्राइग्लिसराइड्स 400, कोलेस्ट्रॉल 350, तो उनका कोलेस्ट्रॉल पूरा नॉर्मल आ जाता है। तो बेसिकली जो हार्ट डिजीज, आप हार्ट डिजीज के स्टेंट को एड्रेस नहीं कर रहे, लेकिन आप उस सर्जरी के द्वारा उस बीमारी को एड्रेस कर रहे हो कि जिसकी वजह से बढ़ी थी। तो अगर आपके स्टेंट भी डले हुए हैं तो फ्यूचर में उस स्टेंट के ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटी और आपके हार्ट इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी सर्जरी के बाद और वेट लॉस के बाद बहुत 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 कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेंटेड पेशेंट्स जो हैं जिनको छल्ले डले हुए हैं, मतलब आम भाषा में स्टेंट्स को छल्ले कहते हैं, तो जिनके हार्ट में आर्टरीज में छल्ले डले हुए हैं उनमें सर्जरी नहीं हो सकती, उनमें भी हम करते हैं, लेकिन उनको रिस्क बता के करना पड़ता है। उनके ब्लड थिनर्स को हमें कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है, कार्डियोलॉजिस्ट को ओपिनियन भी लेना पड़ता है, उनको लूप में रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे ऊपर एज अ बेरियाट्रिक सर्जन या कंसल्टेंट उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा पेशेंट नॉर्मली एक सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं आता, वो बहुत सारी और बीमारियां साथ में लेके आया हुआ होता है। तो आपको उन सबको भी साथ में एड्रेस करना है और पेशेंट को एक ऐसा सेफ माहौल या सेफ सर्जरी देनी है कि इन बीमारियों के रहते रहते वो उस सर्जरी से बाहर निकल जाए और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका वेट लॉस हो, ये बीमारियां उसकी सेटल होनी शुरू हो जाए। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मोटापा क्या है, कैंसर है, ओबेसिटी आजकल का कैंसर है, ये सिर्फ जीवन शैली की वजह से ही होता है या जेनेटिक होता है? दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जीवन शैली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे बड़े बुजुर्ग, क्योंकि जीवन शैली ऐसी थी, जंक फूड नहीं था, बहुत ज़्यादा हम प्रोसेस्ड नहीं खाते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी। आज इंसान घर से बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी से बैठ के गाड़ी में भी नहीं बैठता, घर से बाहर निकलता है, पहले लिफ्ट में चढ़ता है, लिफ्ट से नीचे जाता है, बाहर निकलते पार्किंग में गाड़ी में बैठा, उधर से सीधा जहाँ काम करने जा रहा है उधर पहुँच गया, उधर पार्किंग में गाड़ी लगाई, फिर लिफ्ट से गया, अपने डेस्क पे जाके बैठ गया, पूरे दिन डेस्क पे बैठा हुआ है, सेम चीज़ यही रात को आके सेम रिपीट कर रहा है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी एकदम मिनिमल हो गई है, डाइट आपकी खराब हो गई है। तो जीवन शैली तो पहला पार्ट आ ही गया, लेकिन जेनेटिक्स डेफिनेटली आप देखोगे कि जिस फैमिली में अगर बाई चांस मोटापा है या ओबेसिटी है, वो उस फैमिली में रन कर रही होती है। आपको नॉर्मली ये देखने को मिलेगा कि अगर फादर या मदर उनका वेट ज़्यादा है तो बच्चों का भी होता है। तो इट इज़ इन द जेनेटिक्स ऑल्सो, और ये उस जेनेटिक फैक्टर को भी चेंज करने में हेल्प करता है। तभी इसको मेटाबॉलिक सर्जरी कहा जाता है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म बदल रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी कैलोरीज को यूटिलाइज करने की क्षमता बॉडी में। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जो हम कहते हैं, कई लोग बहुत दुबले होते हैं, कुछ भी खा ले वजन ही नहीं बढ़ता, खाना नहीं लगता, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना तेज है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हवा, वो एक बार एग्जांपल में कहते हैं कि अगर हवा भी लग जाए तो उसमें वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, कि पानी पी लिया और वजन बढ़ जाता है। आपने ऐसा अच्छा लगा, मैंने अभी पीछे एक देखा, विक्की कौशल जो एक्टर है, हाँ। कि उनका कहना था कि मुझे अपना वजन बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं इतना खा लेता हूँ, मेरा तब भी वजन नहीं बढ़ता। तो और ऐसे लोग भी मैंने सुने, मेरे साथ अपने साथ है, कि मैं तो अगर पानी भी 2 घुट ज्यादा पीऊंगी तो अगले दिन 2 किलो वेट बढ़ जाएगा। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म पे होता है। तो उस मेटाबॉलिज्म को इसीलिए हमें कंट्रोल करना है, उसको बदलने की कोशिश करनी है। और डेफिनेटली यस, बेरियाट्रिक सर्जरी उसमें हेल्प करती है। जो इनफैक्ट जो इंजेक्शंस भी हैं, ये सब भी थोड़ा मेटाबॉलिज्म चेंज करने में हेल्प करते हैं, तो उसका भी फ़ायदा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज का टाइम जो है वो बहुत एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो था हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था ओबेसिटी के। बिल्कुल। तब हमारे पास सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज थी। जो कर पाता था वजन कम, उसने मेहनत की, जो नहीं कर पाता था वो आलसी है। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन आया बेरियाट्रिक सर्जरी का, जहाँ पे अगर आप, जैसे हम बात करेंगे हिस्ट्री की, अगर आप कहोगे बेरियाट्रिक सर्जरी को 5 साल हो 10 साल हो, अगर आप अचंभित रह जाओगे या शॉक होगे कि जो फर्स्ट बेरियाट्रिक प्रोसीजर हुआ था वो 1965 में हुआ था यूएस में। 1965 इतना पुराना है बेरियाट्रिक सर्जरी जो एस्टैब्लिश्ड है। और जो बाईपास सर्जरी, ये सारे जो है, ये भी यूएस में सबसे पहले 1991 में हो गए थे, उससे भी पहले। क्योंकि क्या हुआ कि एक्चुअली जब ये बेरियाट्रिक सर्जरी हुई थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको एस्पेक्ट बताऊंगा। जब शुरुआत में बेरियाट्रिक सर्जरी, जब हिस्ट्री में अगर आप देखो तो बेरियाट्रिक सर्जरी को सोच के इंसान ने सर्जरी नहीं की थी। उन्होंने किसी कैंसर के लिए सर्जरी की, जिसमें उन्होंने इंटेस्टाइन को रीराउट किया, स्टमक को छोटा किया। उन्होंने देखा कि कैंसर तो क्योर हो गया, लेकिन पेशेंट का एक अच्छा वेट लॉस भी आ गया। ओके।
तो उनको रियलाइज हुआ कि अगर ये प्रिंसिपल हम वेट वाले पेशेंट्स के लिए, नॉन कैंसरस वाले पेशेंट के लिए करते हैं या नॉन बीमारी वाले पेशेंट के लिए करते हैं, उनमें कैसा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से बेरियाट्रिक सर्जरी इवॉल्व हुई, और इवॉल्व होते होते उसमें अलग सारे प्रोसीजर थे जिसके हाई रिस्क थे। तो पहले बहुत ज़्यादा हाई रिस्क था, तो उन प्रोसीजर को धीरे धीरे मॉडिफाई किया गया। कुछ जो बहुत हाई रिस्क थे, जो लाइफ थ्रेटनिंग थे, उनको हटा दिया गया। तो ओवर द ईयर्स उसको मॉडिफाई करते 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 अभी बेरियाट्रिक साइंस उधर तक पहुंची। तो इंडिया में भी जो फर्स्ट बेरियाट्रिक प्रोसीजर होता 2001 में हुआ था। तो इंडिया में बेरियाट्रिक सर्जरी को आए हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, सेकेंड उससे एसोसिएटेड जो टैबू है, जो सोसाइटी कहती है कि इसने तो ऑपरेशन कराया है, तो अवेयरनेस लोग क्रिएट भी नहीं कर पाते। जिसने कराया होता है वो खुल के बता भी नहीं सकता मैंने कराया, आप भी करवाओ। ये बहुत है। कई लोग मेरे आसपास रहे जिन्होंने करवाई सर्जरी और उसके बाद उनका वेट गेन देखा, तो ये क्रिटिसिज्म देखा कि यही कहा जाता है सर्जरी करा के भी जब दोबारा ही मोटा होना है तो फिर क्यों किया, क्यों किया। तो ये एक जो सोशल नेटवर्क होता है वो भी आपको इन सब चीजों से पीछे खींचता है। लेकिन भाई इसमें भी सर्जरी करा के लोग ऐसे बहुत हैं जो वेट मेंटेन करते हैं, जो इंडियन पॉपुलेशन में और बाहर भी हमने देखा है कि इट डिपेंड्स अ लॉट अपॉन हाउ यू फॉलो अप। कि आपको ये समझना पड़ेगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। इट्स नॉट लाइक अ गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी कि एक बार सर्जरी करे, अपने डॉक्टर से एक बार मिले, बात खत्म। इट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ लाइफ काइंड, एक बॉन्ड जैसा बनता है। क्योंकि आपको बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद पहले हफ्ते में एक बार, आपको महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में दोबारा फॉलोअप के लिए आना चाहिए, जिसमें डॉक्टर जो है वो असेस करता है कि आपका कहीं पे 19-20 हो रहा है, कोई डाइट को लेके, फिजिकल एक्टिविटी को लेके या मेडिकेशंस को लेके, तो उसको एड्रेस कर सके। क्योंकि जब आपकी डाइट बहुत कम होगी तो ऑब्वियसली आप में न्यूट्रिशनल इश्यूज भी आएंगे। इनिशियल फेज में जब आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपके न्यूट्रिशनल इश्यूज को भी एड्रेस करना है। जैसे कि एक बहुत कॉमन इशू होता है जो बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट कहते हैं कि मेरे को हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, ये इसका साइड इफेक्ट है? हाँ, ये इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन ये बेरियाट्रिक सर्जरी का साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सेस वेट लॉस का साइड इफेक्ट है। ओके। एंड क्योंकि आप किसी भी तरीके से अगर इतना वेट लॉस करोगे, अगर आप ये मान लो कि आपका 40 किलो वजन कम हो रहा है, तो डेफिनेटली ये इश्यूज आएंगे, लेकिन ये इश्यूज टेम्पररी होते हैं। जब वेट स्टेबल होगा ये बेटर हो जाएगा। उस दौरान आपको कुछ मेडिकेशंस, बायोटिन सप्लीमेंट्स कुछ देने होते हैं जो आपके वेट लॉस को कम, जो आपके हेयर लॉस को कम करता है। पर इसके लिए, ये जानकारी के लिए आपको उनको मिलना पड़ेगा, आपको फॉलोअप के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें फिर बैड नेम ही आता है। हाँ भाई, क्योंकि वो वही बंदा जो है वो किसी और को जाके बोलेगा कि यार मैंने तो कराया था, मेरे तो सारे बाल झड़ गए, ठीक है, मेरा तो वजन कम हुआ लेकिन फिर से वजन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी फॉलोअप किया नहीं, उन्होंने जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस नहीं किया, या उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी को एक वन स्टॉप सोल्यूशन सोच के एक शॉर्टकट समझा कि मैंने तो एक बार सर्जरी करा ली, अब मेरा तो काम खत्म हो गया, जो होना है सर्जरी के थ्रू होना है, मैं बाकी अपना जो खाना है मैं खाऊंगा, जब भूख खुल गई मैं पिज़्ज़ा भी ले लूंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी लूंगा, एम्प्टी कैलोरीज होती है कोल्ड ड्रिंक, मैं वो भी कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इट्स लाइक गेटिंग मैरिड टू योर सर्जन। जो आपका बेरियाट्रिक सर्जन है उसके साथ आपकी एक बॉन्डिंग, एक एसोसिएशन होना जरूरी है, तभी आपको उसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे पाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा आप प्रोसीजर करा रहे हो, उसके क्या बेनिफिट्स है, कैसे उसको मेंटेन करना है, उसके लिए आपको कनेक्ट रखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं, जिस वजह से वो नहीं आते, हेयर फॉल होता है। मैंने एक ये भी सुना है कहीं पे, शायद मैंने गूगल में ही पढ़ा था, श्योरिटी नहीं है मुझे, लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं पे कि अगर आपने वेट लॉस किया और बहुत फ्रिक्वेंटली वेट लॉस हुआ तो उसकी वजह से भी जो है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं। तो वो बैरेट्रिक के बाद भी कंडीशन आ सकती है कि पहले किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है लेकिन सर्जरी कराई के बाद में वो आ गया। तो ये होता है कि जब आपका बहुत फास्ट वेट लॉस होता है, ठीक है, तो उस केस में चाहे वो किसी तरह बेरियाट्रिक हो, चाहे आप स्टार्व करते हो, स्टार्वेशन मतलब भूखा रहते हो, जैसे आप कई डाइट ऐसे ही करते हो जिसके अंदर आप लंबे टाइम तक भूखे रहते हो, ठीक है, तो उसमें भी गॉल स्टोन बनने की संभावना होती है। बिकॉज क्या होता है, जब आप स्टार्वेशन होती है या आपका फास्ट वेट लॉस होता है तो उसके अंदर आपकी बाइल में सैचुरेशन होके स्टोन्स बनने की संभावना होती है। तो वो ना बने उसके लिए हम कई बार कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिकेशंस देते हैं, यूडिलिव करके मेडिसिन होती है वो देते हैं। स्टिल उसके बाद थोड़ी सी परसेंटेज संभावना होती है, जब वो बनता है फिर उसको अकॉर्डिंगली एड्रेस किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट को बनेगा। मतलब वो इंसिडेंस बहुत कम है, 10 से 20% का ही इंसिडेंस है, वो तो नॉर्मल पॉपुलेशन में भी है। हाँ बिल्कुल है भाई, नॉर्मली भी अगर आप देखोगे, अगर मैं बताऊं एज अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, एज अ बेरियाट्रिक रोबोटिक सर्जन अगर मैं बात करूंगा तो स्टिल मेरी प्रैक्टिस में मेरे 40 to 50% जो सर्जिकल केसेस होते हैं वो गॉल स्टोन्स होते हैं, क्योंकि इतना प्रेवलेंस है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का हमारे एटलीस्ट इस नॉर्थ साइड के बेल्ट में, हरियाणा, दिल्ली, रोहतक, दिल्ली, यूपी और बिहार, इन सब में इतना प्रेवलेंस है कि गॉल स्टोन्स वैसे ही कॉमन है। लेकिन यस, एक पेशेंट को गॉल स्टोन्स बने
वो बीमारी थी, लेकिन एक पेशेंट को बेरियाट्रिक के बाद में गॉल स्टोन्स बने तो वो उसको रिलिंक कर देते कि सर्जरी के बाद बने हैं। पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। राइट। एनीवेज, मतलब मेरा पॉइंट यही है कि यस, वो पॉसिबिलिटी है, वो बेरियाट्रिक के बाद बन सकते हैं, लेकिन बहुत कम इंसिडेंस होता है। और वो ना बने उसके लिए मेडिकेशन, जैसे हम बाईपास सर्जरी करते हैं, बाईपास में हम जो यूडिलिव जो मेडिकेशन है स्टोन्स ना बनने के लिए, हम ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए इसीलिए देते हैं। अच्छा। कि जब तक वो वेट लॉस होकर स्टेबल हो रहा है तब तक वो जो बाइल एसिड में जो आपका फैट कोलेस्ट्रॉल जा रहा है वो घुले हुए स्टेट में रहे। मतलब कि हम इसमें कहें कि जो स्टोन बन रहे हैं वो फैट डिपॉजिट्स वो मोस्टली फैट डिपॉजिट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। मेजरली जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल चाहिए होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी या बाइल की मात्रा कम होगी, स्टोन्स बनेंगे। जैसे कि पानी हो गया, पानी में आप नमक डालते रहो, एक टाइम तक नमक घुलेगा, एक टाइम के बाद वो नमक घुलना बंद हो जाएगा, उसके क्लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही स्टोन बनता है। ठीक है। अभी आपने कहा कि जैसे हमने बात की थी कि मेटाबॉलिज्म का कईयों का बहुत अच्छा है और कईयों का कम है। मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए भी कोई मेडिसिन होती है क्या? मेडिसिन पर से एज सच नहीं होती हैं, कुछ कुछ हल्का फुल्का बूस्ट कर सकती है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वो होता है एक्सरसाइज। मेटाबॉलिज्म, हाँ, जो एक्सरसाइज करते हो ना आप अपने बॉडी को इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो, आप अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हो। तभी लोग कहते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, जब आप रेस्ट फेज में भी होते हो, जैसे आपने 5 दिन, आपने हफ्ते भर के बदले आपने 4 दिन भी एक्सरसाइज की, स्टिल बाकी 3 दिन में भी आपका वेट मेंटेन रहता है। क्यों रहता है बिना एक्सरसाइज किए भी? बिकॉज आपकी बॉडी उस मेटाबॉलिज्म पे पहुंच गई है। भाई मैं डेली तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं हफ्ते में 4 ही दिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाकी टाइम तो मैं बॉडी को रेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन बाकी 3 दिन वजन क्यों नहीं बढ़ रहा जब 4 दिन में कम हो रहा है? तो क्योंकि आपने बॉडी को एक वो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड कर दिया है कि आप रेस्ट फेज में भी आपकी बॉडी वो कैलोरीज को तोड़ रही है। ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करके रखती है, तो आप अपना मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हो विद एक्सरसाइजेस। तो द बेस्ट नेचुरल वे टू इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म इज टू एक्सरसाइज। अब चाहे वो एक्सरसाइज वॉक हो, वॉक में मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा ब्रिस्क वॉक। नॉर्मल वॉक यूजुअली बहुत कम हेल्प करती है। ब्रिस्क वॉक का मतलब है, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, जो पार्क में टहलने वाली वॉक है ब्रिस्क वॉक नहीं होती। जिसमें आप गप्पे मार पा रहे हो ब्रिस्क वॉक नहीं होती। ब्रिस्क वॉक ये होती है कि या तो आप बात कर पाओगे या फिर आप इतना फेस चलोगे आप वॉक कर पाओगे। अगर आप बात कर पा रहे हो आपकी सांस फूलने लगेगी, आप बात नहीं कर पाओगे। तो जब आप इतनी फास्ट वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तब 20 मिनट के बाद तो आपकी फैट की यूटिलाइजेशन शुरू होती है। तो आपको देर वॉक करनी चाहिए? कम से कम, मतलब अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो तो आधे से पौना घंटा होनी चाहिए और ब्रिस्क वॉक प्रॉपर। उसके अलावा फिर आपके पास और विकल्प है, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग। जैसे कुछ लोग जिनके जॉइंट्स, ऑब्वियसली बैक पेन्स होता है, जॉइंट्स हैं, वो रनिंग नहीं कर सकते, बट यस वो स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग आपके जॉइंट्स को असर नहीं करती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये था कि जैसे हमने कहा कि ब्रिस्क वॉक करो, लेकिन कई जगह लोगों को प्रॉब्लम होती है जॉइंट पेन, स्कार्टिका का पेन। हाँ, तो फिर वो अब कहते हैं कि क्योंकि स्कार्टिका का पेन है, हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वेट गेन हो रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या सोचना? उनमें बेसिकली फिर जैसे मैंने आपको बताया, अगर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी आपकी जॉइंट्स पे या बैक पे असर करती है, एक्सेप्ट 2-3, जो कि एक स्विमिंग हुई, दूसरा योगा हो गया। हम कहीं ना कहीं पे ना हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, क्योंकि हमें टेनिस दिखता है, क्रिकेट दिखता है, फुटबॉल दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जैसे योग है, योग साधना बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन हम उस योग को प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम रिलीजियसली योग को भी वैसे ही प्रैक्टिस करें जैसे जिम को करते हैं, तो यस, योग भी आपको इनफैक्ट वेट भी बेटर करने में हेल्प करता है, लेकिन साथ में आपको हेल्थ भी मेंटेन करने में करता है। कितने ऐसे योग आसन है जो आपकी डायबिटीज भी इंप्रूव करते हैं, बीपी भी कंट्रोल करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में सिर्फ योग हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आप दोनों को एज अ सप्लीमेंट कर सकते हो कि एक तरफ आप मेडिकेशंस भी लो और एक तरफ आप योग करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी लो, और फिर उसका समागम करके उसको यूनाइट करके एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लो अपने बॉडी के लिए। जैसे अभी हमने बात की बेरेट्रिक में, जब अपने शुरुआत हमने की तो आपने कहा कि इसमें फर्टिलिटी इश्यूज भी आते हैं, PCOS PCOD भी होती है। तो जिस टाइम कोई यंगस्टर जो कि मैरिज की एज के लिए आ रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अब उन्होंने सर्जरी करवा ली है, तो मेल्स को क्या इशू आ सकते हैं या फीमेल्स को कंसीविंग में प्रॉब्लम, क्योंकि पेट का साइज छोटा हो गया, तो क्या उसकी वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम, आगे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, एक्चुअली जो कंसीविंग जो होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेप्शन बढ़ती है। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि कई पेशेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपने सर्जरी से, अपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा या बहुत वैलिड पॉइंट दिया कि मेरे कम से कम जो 50% जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो अनमैरिड मेल्स और फीमेल्स होते हैं, जिनको ये होता है कि सर हमें शादी करनी है, हमारी शादी होनी, हमारी हो नहीं रही है शादी। तो इन पेशेंट्स में जो है बाद में जाके फर्टिलिटी इशूज होने के चांसेस भी रहते हैं।
मेल्स में स्पेसिफिकली जैसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया के स्पर्म काउंट कम होने की क्षमता होती है, या सेक्सुअल एक्टिविटी या डिजायर कम होने की क्षमता होती है, परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं। और फीमेल्स में इश्यूज होते हैं जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स इश्यूज होते हैं, पीसीओएस होता है उनमें, ओवरीज में बेसिकली गांठें होती हैं, पीरियड्स फ्लक्चुएट करते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होना। तो एक्चुअली इन पेशेंट्स में ये इश्यूज ज़्यादा होते हैं और सर्जरी के बाद ये इंप्रूव होते हैं। और मुझे अपने पेशेंट को ये बोलना पड़ता है, खासकर फीमेल्स को, कि 1 से 1.5 साल तक जब तक आपका वेट लॉस हो रहा है आपको प्रेगनेंसी नहीं ट्राई करनी है। मतलब कोई न्यूली मैरिड है या वो है, या जिनको 1-2 साल हो गए हैं, आपको नहीं ट्राई करनी है। और कई बार मेरे साथ ये हो चुका है 1-2-3 पेशेंट्स में कि मना करने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर उनको कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं आई, आगे जाके जो है हेल्दी बेबी भी डिलीवर किया, लेकिन उनका फिर वेट लॉस स्टक हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, बॉडी कंफ्यूज हो गई। बेरियाट्रिक आपको खाने नहीं दे रही है, तो आपके लिए प्रेगनेंसी मेंटेन करना भी कई बार मुश्किल हो सकता है। आपका वेट एक तरफ से गिर रहा है, प्रेगनेंसी वेट गेनिंग मैकेनिज्म है, तो आपका ना आप अच्छे से वेट लॉस अचीव कर पाए और आपकी प्रेगनेंसी को भी खतरा है। तो आइडियली उस टाइम पर आपको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है। सर्जरी के कितने टाइम के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हो? 1 साल बाद। 1 साल के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट 1-1.25 साल तक आपका वेट स्टेबल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपकी डाइट भी बेटर हो जाती है थोड़ी सी, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है। आप एक हेल्दी बेबी को बर्थ देंगे, है ना, और साथ में आपकी बॉडी जो है, जो रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी की होती है, वो उसको मेंटेन कर पाएगी। हाँ, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत बारी इश्यू सुना है कि थायराइड है, थायराइड की वजह से मोटापा है, वो वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, इसी वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। एग्जैक्टली। तो ये सब ये इम्प्रूव होता है डेफिनेटली। थायराइड इम्प्रूव होता है, प्रेगनेंसी फर्टिलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। तो कुछ मेरे पेशेंट जिन्होंने 1.5-2 साल बाद, जो सर पहले हमें बच्चा नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं हो रहा था, बाद में कंसीव करते हैं। पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, पीसीओएस की प्रॉब्लम बेटर हो गई, इनफैक्ट काफ़ी हद तक क्योर हो गई। तो ये सारे ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज है, तो ये चीज़ बेहतर होता है। आपने कहा कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया नहीं है तो मुझे लगता है इंडिया में हर जगह पर ना पेशेंट्स ना डॉक्टर के पास बार बार फॉलोअप्स के लिए जाना पसंद नहीं करते। आपके पास कितने % फॉलोअप्स के लिए आते हैं? मैं आपको ये बोलूँगा कि फर्स्ट 1-2 फॉलोअप के लिए तो ऑलमोस्ट 100% होता है, उसके बाद वो परसेंटेज गिरती रहती है। मतलब कुछ, जैसे अगर मैं 3rd फॉलोअप की 3 मंथ्स पे बात करूँगा तो फिर ऑलमोस्ट जो है 60-70% आते हैं, फिर कम होकर 50-40 पे आ जाते हैं। 1 साल पे तो हार्डली 30-40% आते हैं, जबकि आइडियली आपकी 100% फॉलोअप होनी चाहिए। और ये डिस्पाइट ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनहेरेंटली ना पेशेंट्स थोड़े से लेजी भी हो जाते हैं। उनको ये भी लगता है कि अननेसेसरी डॉक्टर बुला रहे हैं। आजकल वो कहीं ना कहीं पर डॉक्टर पेशेंट थोड़ा मिसट्रस्ट भी है, कहीं ना कहीं पर रिलेशनशिप भी है। उनको बोलता है डॉक्टर तो बोलते ही रहेंगे, और हम अपने आप, हमें लगता है कि हम इतने बिजी हैं कि हम ये काम है, मैं कल चला जाऊंगा, कल चली जाऊंगी, अच्छा नहीं कल ये आ गया, अगली बार देख लूंगी। हमारी लाइफ में हर एक चीज़ प्रायोरिटाइज होती है। जब हमें कोई चीज़ करनी होती है ना, तो हम कुछ भी करना चाहेंगे करेंगे। अगर हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, अगर हमारी सर्जरी के बाद हमारी रिजल्ट प्रायोरिटी है, आप टाइम निकाल सकते हो। एक सर्जरी के बाद कितने फॉलोअप्स, मतलब टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम तक हमें फॉलोअप्स लेने होते हैं? ऑलमोस्ट आप, अगर मेरी बात अगर आप मानोगे तो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग ही है। बिकॉज क्या है कि इनिशियल फॉलोअप जो है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वीक, मे बी फर्स्ट मंथ, 3rd मंथ, 6th मंथ, 12 मंथ, एंड देन एवरी ईयरली कोई इशू आए या जो डिस्कस किया जा सके। अगर आपको लगता है कि आपका वेट स्टैटिक हो गया या आपका वेट हल्का फुल्का बढ़ रहा है, तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं किस तरीके से है। जैसे कि अभी जैसे हम इंजेक्शंस की बात करें, तो इनफैक्ट ये इंजेक्शंस बाद में भी कारगर हो सकते हैं अगर आप वेट रीगेन कर रहे हो तो। ये इंजेक्शन, अगर आपका वेट बाद में कुछ बढ़ रहा है तो आप इंजेक्शन देके उसको थोड़ा बेटर कर सकते हो। फिर हमारे पास ऑप्शन दोबारा भी होता है कि अगर हमें बाई चांस सोचना पड़े तो। अगर कोई जैसे सर्जरी प्लान नहीं करता, उसको यही प्रॉब्लम आ रही है कंसीविंग वगैरह की, तो ये इंजेक्शंस भी जो है उसको बेनिफिट देंगे, वेट लॉस में हेल्प करेंगे। डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आपकी वेट लॉस करते हैं, आपकी शुगर्स अगर डायबिटिक को कंट्रोल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर वो कंसेप्शन में भी हेल्प करेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना आपको एक बेरियाट्रिक सर्जरी से मेटाबॉलिज्म चेंज करने से मिलेगा। आज हम जो बातें कर रहे हैं सारे अपनी मोटापे से कैसे सोल्यूशन मिले, उन सब के ऊपर बातें कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, बैलून थेरेपी बताई, इंजेक्शंस बताए, बैरिएट्रिक सर्जरी बताई। रोबोटिक सर्जरी क्या है? देखो, रोबोटिक सर्जरी है सर्जरी की प्रक्रिया। जैसे हम बैरिएट्रिक पहले नॉर्मली लैप्रोस्कोपी से करते थे, सबसे पहले ओपन से करते थे, बट इन पेशेंट्स में ओपन सर्जरी बहुत ही मुश्किल होती है। ओपन के बाद इनकी रिकवरी भी बेहतर नहीं हो पाती, बिकॉज बड़े बड़े चीरे अगर लगे हुए, कट लगा हुआ हो, तो इनमें ब्रीदिंग इश्यूज, लंग प्रॉब्लम्स, निमोनिया, ये सारे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर लैप्रोस्कोपी सर्जरी से करते हैं। तो आज जितनी बैरिएट्रिक सर्जरी होती है 100% लैप्रोस्कोपी से होती थी। पिछले कुछ सालों में रोबोट में एडवांसमेंट आया। तो रोबोट क्या करता है, बेसिकली पेशेंट्स को हमेशा कंसर्न होता है क्या रोबोट ऑपरेट करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, रोबोटिक सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं।
पहला भाग होता है रोबोटिक कंसोल, जहाँ पे सर्जन बैठ के ऑपरेट करता है, ठीक है। उसमें बेसिकली वो एक विजन सिस्टम में अंदर के ऑर्गन्स को देख रहा है और रोबोटिक आर्म्स के थ्रू, जो बेसिकली एक जैसे आप समझ लीजिए वीडियो गेम है, तो उस वीडियो गेम पे वो ऑपरेट कर रहा है। और जो रोबोट के जो आर्म्स हैं वो पेशेंट साइड पर है, वहाँ पे आपका असिस्टेंट है और कंसोल पे बैठा हुआ सर्जन उन आर्म्स को कंट्रोल कर रहा है इधर से, एंड ही इज ऑपरेटिंग द पेशेंट विद द यूज ऑफ दोज आर्म्स। अब उन आर्म्स का फायदा ये होता है कि उन आर्म्स में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, वो ऑलमोस्ट हाथ जैसी है, तो आपका जो मूवमेंट जो होती है बहुत प्रिसाइज हो जाती है, पहली चीज। सेकंड, आपके ट्रेमर्स जैसे होते हैं, जैसे एज के साथ साथ आप 50-60 साल के हो गए, आपको ट्रेमर्स थोड़े बहुत आएंगे, वो रोबोट उस ट्रेमर्स को फिल्टर कर देता है। तीसरा, आपको दिख रहा होता है जो आपका विजन सिस्टम है वो 3D विजन सिस्टम होता है। 3D मतलब आपको 3 डायमेंशनल में दिख रहा है, कि जिसमें आपको गहराई, दूर कितना है, सारी चीजें आपको पता चल रही है। तो आप ऑर्गन्स को ऐसे देख पाते जैसे कि आपने पेट खोला हो या पेट के अंदर बैठ के कर रहे हैं। तो आपकी प्रिसिशन बहुत बढ़ जाती है, आपके ट्रेमर मूवमेंट्स फिल्टर हो जाते हैं, आपकी विजन बहुत बेहतर हो जाती है, एंड क्योंकि सर्जन बैठ के कर रहा है आपका कंफर्ट लेवल होता है। ये बेरियाट्रिक पेशेंट्स में और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं कि बेरियाट्रिक पेशेंट्स जो 150, 200, 250 किलो में बात कर रहा हूँ, उनकी पेट की वॉल की जो थिकनेस होती है इतनी होती है। तो इस थिकनेस पे जब आप स्टिक वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जो लैप्रोस्कोपी होती है वो स्मॉल स्टिक जैसे इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट करते हैं, तो आपका बहुत प्रेशर हाथ पे आ रहा होता है। तो जब ये प्रेशर आपके हाथ पे आता है तो कुछ टाइम बाद वो टायरिंग होता है, आपके मूवमेंट्स उतने प्रिसाइज नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं पे आप में एग्जॉशन आता है। तो रोबोट यही सारा काम रोबोटिक आर्म्स कर रहे होते हैं। आपके आर्म्स से, वो सिर्फ रोबोटिक आर्म्स जो है आपके मूवमेंट्स को रेप्लिकेट कर रहा है, बट यू आर कंप्लीटली सिटिंग एट ईज। तो आप आराम से बैठ के वही बेरियाट्रिक सर्जरी उसी 200-250 किलो के पेशेंट में कर रहे हो, जो कि आप वहां पे बेड साइड खड़े होके स्टिक वाले इंस्ट्रूमेंट से इतनी थिक एब्डोमिनल वॉल से कर रहे होते, जिसमें आपको टायरिंग, एग्जॉशन, एक्सर्शन सब हो रहा होता है। तो रोबोट ने उस चीज़ को बहुत 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 ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप रिस्क की बात कर रहे थे कि रिस्क होता है कि नहीं, वो उस रिस्क को काफ़ी हद तक नीचे ले आता है। तो सर्जन के लेवल पे जो एरर्स हो सकते हैं, उसके ह्यूमन एरर्स, मैं स्किल वाइज नहीं कह रहा, लेकिन जो फिजिकल डिमांडिंग होने की वजह से जो एरर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हाथ का दर्द करना है ना, हाथ के ट्रेमर्स होना या मेंटल एग्जॉशन होना, वो सब होने के चांसेस कम होते हैं। तो वो एरर्स मिनिमाइज होके जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो उतनी ही मैक्सिमाइज हो जाती है। तो रोबोटिक जो है आज डेफिनेटली हेल्पफुल है बाकी प्रोसीजर्स में भी, जैसे हम गॉलस्टोन्स में, हर्नियाज में या कॉम्प्लेक्स हर्नियाज में करते हैं, कैंसर सर्जरीज में करते हैं, लेकिन बेरियाट्रिक में उसका डेफिनेट रोल है और पेशेंट्स को वो डेफिनेटली बेनिफिट करता है, कोई डाउट नहीं। जब आप कोई भी सर्जरी कर रहे हो, बैरियाट्रिक कर रहे हो, रोबोटिक कर रहे हो, कोई भी सर्जरी करा रहे हो, तो उससे पहले भी कुछ सैंपल टेस्ट होते हैं वे? हाँ, वो तो हमेशा ही होंगे। वो कौन सी सर्जरी आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बेरियाट्रिक के लिए कर रहे हो तो आपको पेशेंट का पूरा फिटनेस प्रोफाइल देखना है, तो उसमें उसके सारे ब्लड टेस्ट होंगे, इंक्लूडिंग उनके लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, शुगर प्रोफाइल जो है, आयरन प्रोफाइल, ये सब आपको देखना होगा। साथ में आपको हार्ट की कंडीशन देखनी होती है, तो 2D को या स्ट्रेस को, डिपेंडिंग उसकी मेडिकल इशूज़ क्या क्या हैं। अगर लंग के इशूज़ ज़्यादा हैं तो पेशेंट को स्लीप स्टडी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या पल्मोनरी लंग फंक्शन टेस्ट करवाने की जरूरत हो सकती है। अल्ट्रासाउंड आप करके देखते हो कोई गॉलस्टोन्स या कोई और इशू है जो एड्रेस करना है एट द सेम टाइम। चेस्ट एक्सरे अगर जरूरत पड़े तो CT चेस्ट, मतलब इट विल डिपेंड अपॉन एवरीथिंग। वो सब निर्भर करेगा पेशेंट के प्रोफाइल पर। तो जो भी फिटनेस है वो फिटनेस बेसिकली आपके फर्दर प्लान ऑफ एक्शन को चेंज कर सकता है कि नहीं, उसके लिए कराना है। और दूसरा, एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैक्सिमम फिटनेस और लीस्ट पॉसिबल रिस्क पे लाके खड़ा करे। जब किसी भी पेशेंट ने वजन कम करने के लिए ये रास्ता चुना कि मुझे सर्जरी करानी है, उसे सर्जरी कराई, आपने कहा कि 1.5 से 2 साल तक प्रोसीजर रहता है, वेट रिड्यूस होता है और जिससे उसके बाद सस्टेन हो जाता है, लेकिन उसका दोबारा वेट पुट ऑन हो गया, वो उसी लेवल पे पहुंच गया, तब कोई ऑप्शन है कि वो दोबारा वेट रिड्यूस कर सकता है? देखो, वैसे बहुत कम चांस है कि उसी लेवल पे पहुंचे, लेकिन यस, कभी कभार हो सकते हैं पेशेंट, तो उसमें है ऑप्शंस। मतलब एक ऑप्शन तो आप यही इंजेक्शंस और मेडिकेशंस के द्वारा पहले आप कोशिश करते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा कोशिश करते हो कि हम वेट रीगेन, वापस जो वेट रीगेन हुआ है उसको वेट लॉस कर सके। लेकिन अगर नहीं होता तो उसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिविजन बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसके अंदर आप दूसरे तरह के बेरियाट्रिक प्रोसीजर करके उसी रिजल्ट को वापस बेटर कर सकते हो। तो सेकेंड, वो मतलब आपने एक बार बेरियाट्रिक प्रोसीजर किया था, कुछ टाइम बाद 5-7 साल बाद पेशेंट कहता है कि सर मेरा वेट वापस आ गया है, लेकिन नहीं तो मेरा वेट पहले 140 था, अभी फिर से 120 तक पहुंच गया, पर मैं नहीं चाहता हूँ आगे जाए। तो फिर उस केस में आप रिविजन सर्जरी, मतलब दूसरी बेरियाट्रिक प्रोसीजर करके डेफिनेटली आप फिर उसका वेट लॉस करवा सकते हो। और लेकिन उसमें आपको उसकी प्रक्रिया चेंज करनी पड़ती है कि अलग अलग बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स के प्रिंसिपल्स होते हैं।
तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो पहले किया था आपको उससे विपरीत प्रिंसिपल पे या थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंसिपल पे आपको एक्ट करना पड़ता है। तो येस, रिविजन प्रोसीजर्स पॉसिबल हैं, थोड़े ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बिकॉज पहले एक सर्जरी हो चुकी है, तो इसीलिए वो रिविजन प्रोसीजर्स आप उसी के पास जाइए जो उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट है। तो वो कोई नॉर्मल वो रूटीन सर्जरी नहीं है, जैसे प्राइमरी बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं है। तो रिविजन प्रोसीजर्स को समझने वाले जो होते हैं, जिनको उसकी साइंटिफिक नॉलेज है, उसकी सर्जिकल नॉलेज है, उसे ही रिविजन सर्जरी करनी चाहिए और येस, आपको वापस से फिर वेट लॉस दिया जा सकता है। इस पूरी आज की हमारी जो आप बातचीत हुई, मैं इतना समझ पाई हूँ कि जो भी अगर मोटापा या ओबेसिटी को कम करने की टेक्निक है, वो आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये आपको आपकी बिगनिंग है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए। बिल्कुल, मेंटेन आप ही को करना है, बिल्कुल, जितना मैं समझ पाई हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रहा कि मैं जितना मैं समझ पाई हूँ। आप खुद एज ए बैरिएट्रिक सर्जन हैं, इतने पेशेंट्स आपने डील किए हैं, आप क्या किस नज़रिए से इसको देखते हैं कि क्या है बैरिएट्रिक सर्जरी और क्या हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने भी हमारी शुरुआत इससे हुई थी कि बेरियाट्रिक सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। कि ऐसा नहीं है कि मैं उसको बाईपास कर सकूं, कि मैं पहले बोल दूं कि पेशेंट चलो ठीक है, आपने चलो एक्सरसाइज भी नहीं ट्राई की, आपने डाइट भी नहीं की, हम सीधा सर्जरी कर देंगे, तो आपको उससे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको लास्ट ऑप्शन रखना है। तो पहले आपको कोशिश वही करनी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को रख के, डाइटरी काउंसिल करके, एक्सरसाइज करके, या बेसिकली ज़रूरत पड़े तो मेडिकेशंस के थ्रू हम कोशिश करें कि उस चीज़ को सेटल कर पाएँ। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है या फिर आपका सस्टेन्ड वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो देन डेफिनेटली बेरियाट्रिक सर्जरी को एज अ शॉर्टकट ना समझे, ठीक है, और उसको एज अ टैबू भी ना समझे। जो कोई करवा रहा है, आप उसको भी ये मत समझिए कि उसने क्यों करवाया है, उसके पास भी वो मजबूरी रही है, उसको सर्जन ने तभी एडवाइस किया है कि ज़रूरत है। लेकिन फिर आप उस चीज़ में आगे बढ़े, बिकॉज डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देगी, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करेगी, आपकी हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव करेगी, आपकी मेडिकल इश्यूज़ को सेटल रखेगी लंबे टाइम तक, और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग दे पाएंगी। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि जो लोग वेट रिड्यूस करते हैं किसी भी प्रोसीजर से, तो दिखाते हैं कि जैसे कोई सप्लीमेंट ले रहा है, कुछ ले रहा है या कोई सर्जरी करा रहा है, उनकी स्किन लटक जाती है। हाँ, क्या बैरिएट्रिक के बाद होता है? तो बैरिएट्रिक के बाद भी होने की क्षमता है। तो ये उन पेशेंट्स में होता है जो कि जिनका या तो वेट बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बताऊंगा, आप ये समझ लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 गुब्बारे हैं, एक छोटा गुब्बारा है और एक बड़ा गुब्बारा है। तो एक छोटे गुब्बारे की जब हवा कम होगी तो उसमें उतनी सिकुड़न सी नहीं दिखेगी, लेकिन एक बड़े गुब्बारे की जब हवा कम होगी उसमें सिकुड़न ज़्यादा दिखेगी। तो ये जैसे लटकन भी जो आप कह रहे हो, जो स्किन लटकना जो ये होता है, ये बेसिकली अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे 100 किलो के बदले आपका 200 सवा 200 किलो है, तो देन डेफिनेटली जब आपका स्किन जो आपका वेट लॉस होगा तो कहीं ना कहीं पे स्किन में सैगिंग आएगी। लेकिन ये सैगिंग कम किस में होती है? जो यंग पेशेंट्स होते हैं, जो बेसिकली पोस्ट सर्जरी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, तो टोनिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सैगिंग की पॉसिबिलिटी फिर भी रहती है, लेकिन मोस्टली टोनिंग से काम हो जाता है। जिनमें नहीं होता है तो फिर जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे थे, बॉडी कंटूरिंग, लाइपोसक्शन हो गया, टमी टक हो गया, आर्म टक हो गया, ये करवा के आप उस सैगिंग को सेटल कर सकते हो। लेकिन तब आपने उसको एज अ कॉस्मेटिक नहीं किया है, सिर्फ आपने पहले बेरियाट्रिक करके बॉडी के मेडिकल इश्यूज को एड्रेस कर दिया, अच्छा वेट लॉस अचीव कर लिया, फिर आपने कॉस्मेटिक करके अपनी बॉडी को एक वो सुंदरता दी जो आप चाह रहे थे। तो वो सैगिंग अगर आपका वेट लॉस ज्यादा हो रहा है तो वो इनएविटेबल है, वो होनी है, ठीक है। वो कम से कम हो, उसके लिए वही है कि यंग एज अगर पेशेंट्स हैं तो उनकी स्किन टोन अपनी ले लेती है, या फिर अगर आप एक्सरसाइज करके अपनी टोनिंग बेटर कर सकते हो, टोनिंग एक्सरसाइजेज होती है, अपना मसल मास गेन कर सकते हो। ये और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पोस्ट सर्जरी आप प्रोटीन नहीं लेते हो इनटेक आपकी, तो आपका वेट लॉस तो होगा, लेकिन वो अच्छा वेट लॉस जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, बिकॉज फैट के साथ साथ आप मसल मास भी लूज करना शुरू कर दोगे। जब आपकी मांसपेशियां ढीली होनी शुरू हो जाएगी तो ये सैगिंग और भी ज्यादा आएगी। तो आपको इसीलिए मैंने कहा ना, फॉलोअप जरूरी होता है। आपकी सप्लीमेंटेशन कुछ टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, 1-1.5 साल जब तक आप वेट लूज कर रहे हो आपको प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए चाहिए, आपकी मसल्स को हीलिंग के लिए चाहिए। तो आपकी मसल्स नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, आपका फैट टूटना है। तो उसके लिए आपको बेसिकली अच्छे से प्रोटीन इंटेक, सप्लीमेंट इंटेक कुछ टाइम के लिए रखना पड़ेगा, सो दैट यू हैव अ हेल्दी वेट लॉस, आपकी एनर्जी बढ़े और आपका वेट कम हो। ठीक है, ना कि आपकी एनर्जी भी गिरे और वेट भी कम हो, ये हम नहीं चाहते। तो एक लास्ट में जाते जाते सब हमारे व्यूअर्स को मैसेज। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप को एज अ बेरियाट्रिक सर्जन से ज़्यादा बेरियाट्रिक कंसल्टेंट मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बीमारी ऐसी है कि पेशेंट्स के लिए या जो लोग हैं, आम लोग, इसकी इम्प्लीकेशंस को समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि जैसे मैंने कहा था आलसी हैं, तो डेफिनेटली येस,
एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई सप्लीमेंट नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, चाहे वो किसी भी द्वारा, एक्सरसाइज द्वारा, योग द्वारा, चाहे डाइट मेंटेन करने द्वारा, तो उस तरीके से आप करने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो बेरियाट्रिक सर्जरी को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन रिजल्ट दे पाता है। तो हिचक रहती है ना हमें अपने में, वो हिचक छोड़नी पड़ेगी। आप कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए, है ना, और एडवाइस सही इंसान से लीजिए। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सर आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। और आप सभी के लिए है कि पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, और आपने आज के पॉडकास्ट से क्या सीख ली हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।